बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह जुमा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हुए शुरुआत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। मेरे साथ मौजूद है खांसते हुए हुमायूं से बवासी। यही होता है जब आप इस मौसम में जो है वो अपना ख्याल नहीं रखते या अपनी रूटीन को बेहतर नहीं करते, गर्म पानी या कहवों का इस्तेमाल शुरू नहीं करते, तो फिर एक ड्राई सी खांसी आपको होना शुरू हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म से हम हमेशा यही मशवरा आपको देते हैं कि जैसे ही मौसम का शिफ्ट हो अपनी रूटीन को थोड़ा सा शिफ्ट करना शुरू करें, ताकि आपको मौसम के जो असरात हैं वो आपके ऊपर उस तरह से मुरतब ना हो सके। जुमा आप सबको बहुत बहुत आयु ओके अच्छा जुमा आप सबको जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जुमे के दिन हमेशा हम शुरुआत जो है वो इसी चीज़ से करते हैं कि आप भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूध और सलाम भेजें, क्योंकि ये दिन जो है वो माना जाता है कि हफ़्ते में एक दिन ऐसा होता है जिसमें आपका जो सलाम है, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं रोज़ाना भी, इसके अंदर मैं कोई अपनी राय नहीं दूंगी, लेकिन हाँ कुछ लोग कहते हैं कि जी रोज़ाना भी जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका दुरूद व सलाम भेजा जाता है, लेकिन जुमे के दिन हमें उसका कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम इस तरह की चीज़ों के हवाले से मैं भी बैठ जाती हूँ, मायूँ जो हैं वो दुआ करें बेहतर फील करना शुरू कर दें। काफ़ी ज़्यादा उनको एकदम से खांसी आना शुरू हो गई। सुबह सुबह वो हमारे लिए जो है वो मुट्ठियाँ भर भर के ड्राई फ्रूट्स की लेके आए थे और सबको बांटते फिर रहे थे, तो मेरे ख्याल उसी की वजह से उनको थोड़ा सा कफ भी जो है वो शुरू हो गया। हाँ अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे वैसे तो हुमायूं ज़्यादा उस पर जो है तबसरा कर सकते थे मर्द होने के लिहाज से, लेकिन चले मैं उसकी शुरुआत करती हूँ। अभी थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिश्ते के हवाले से जो दुनिया में आने के बाद सबसे पहला रिश्ता जो है वो बना, बल्कि कहा तो ये जाता है कि जी ये दुनिया में आने से भी पहले जन्नत में सबसे पहला रिश्ता जो बना वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। अगर बीवी जो है अपने मियाँ की हर बात मानती हो, उसके साथ बड़ी अच्छी तरह से रह रही हो, उनके मिजाज को समझती हो, उनके मिजाज के मुताबिक चलना शुरू कर दे, तो उन्हें कहा जाता है कि बड़ी फर्माबरदार बीवी है, बड़ी अच्छी बीवी है। मर्द को भी कहा जाता है तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हें ऐसी बीवी मिल गई है, तुम्हारी हर बात मानती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के अच्छे अच्छे जो जुमले हैं वो कहे जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि अगर मियाँ जो है वो बीवी की बातें मानना शुरू कर दें, उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना शुरू कर दें, उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर हो, उनके मिजाज को समझना शुरू कर दें, तो अक्सर उन्हें जो है वो रन मुरीदी का ताना दिया जाता है कि ये तो भाई बड़ा रन मुरीद है, ये तो बिल्कुल जो है वो उसके सामने एक स्टेप डाउन पे चला गया है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़ानदान वाले, मोहल्ले वाले, ये सारे लोग जो है वो उनको कहना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो मामलात उनके बीच में ख़राब होने लग जाते हैं। क्योंकि वही बात जो हम कल कर रहे थे कि अक्सर क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं आपकी लाइफ में। आर यू ओके? Quite better. चलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं something got into my epiglottis. हाँ मुझे भी ये लग रहा है कि आप वो जो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, मे बी उनका कोई पार्टिकल जो है वो चला गया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। What a beautiful dress. Thank you so much. Thank you so much. आपको पता है येलो कलर is said as a happy color, जी right? जी हैप्पी कलर। ये हैप्पी कलर होता है और बहुत अच्छा, खूबसूरत लेकिन येलो कलर को हैप्पी कलर कहा जाता है, एट द सेम टाइम कहा जाता है कि जो आपकी वार्डरोब में जितने भी रंग होते हैं उनमें से जिस रंग से सबसे पहले आपका दिल भरता है वो येलो होता है। अच्छा हाँ, उससे बहुत जल्दी आप अच्छा, जो है फेड अप हो जाते हैं। मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का होता था जिसने ना येलो कलर के अच्छा ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का होता था, उसने ना वो उस माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी बिल्ड थी, ठीक है, अच्छी बिल्ड थी, नॉट मोटा पर अच्छी बिल्ड थी, तो वो पहनता था चूड़ीदार पजामा, हाँ गुड मस्कुलर, ठीक है, चूड़ीदार पजामा पहनता था व्हाइट कलर का और येलो कलर की उसकी कमीज थी। यार मुझे वो इतना कोई पसंद था ना वार्डरोब, लेकिन अगर मैंने पहन लिया ना वो तो लगेगा ढांचे मिक्स में पहने, तो मैंने कहा आई विल नेवर गोइंग टू वेयर चूड़ीदार। उस वक्त शायद ये लगता, अब ये ना लगता। अभी मैं आई थिंक आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। खैर हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल, आज हुमायूं जब भी कोई
मर्द जो है वो अपनी बीवी के साथ उनके मिजाज को समझना शुरू कर देता है, उनकी पसंद नापसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं या उनको जो है वो ईज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज मेहमान आ रहे हैं घर पे और बीवी कह रही है कि मैं बहुत थकावट का शिकार हूँ, तो वो कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ तुम बना लो, मिक्स एंड मैच कर लेते। तो खानदान वाले जो है वो बड़ा कहना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत रन मुरीद है, ये तो हर वक्त इसके पीछे पीछे चलता रहता है। एग्जैक्टली एंड विद वाइस वर्सा, जब हम कल बात करते तू से हम चार थे आज ये टॉपिक के बारे में बात करें, और जब वाइस वर्सा ही बात हो रही थी, सो व्हाट हैपेंड इज रिसेंटली कि अगर यही चीज औरत करना शुरू हो जाए, कहते फरमाबरदार बीवी है, कहते बीवी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अपने शौहर का ख्याल रखती है, लेकिन अगर ये चीज मर्द कर रहा हो तो वो कहते हैं कि यार खुदा के लिए मर्द बनो, ये तुम क्या बीवी के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाते हो, कोई अपनी सोच भी होती है। लेकिन अगर बीवी कर रही होती है तो वो कहते हैं कि यार ये बीवी बड़ी फरमाबरदार है, बड़ी अच्छी बीवी मिली है, अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली, पता नहीं इसने ऐसी क्या हरकत कर दी है कि आज इसकी बीवी फरमाबरदार है। ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए होते हैं? क्योंकि ये कल्चरली हमने इनकलकेट कर दिया है, ये सेट कर दिया, ये नॉर्म बन गया है, ये एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जो कि हमेशा सारी जिंदगी जारी रहेगा। एक मर्द को क्योंकि डोमिनेंट पर्सनैलिटी देखा जाता है, मर्द को एक ऐसी चीज़ देखा जाता है सॉरी एक मर्द को एक ऐसी चीज़ देखा जाता है कि वो somebody टेक डिसीजन, somebody who will टेक द हाउस फॉरवर्ड, somebody जो कि फैमिली का सब कुछ करेगा। ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो हमेशा सोचते हैं कि जो मर्द है वो किसी से डिक्टेशन ना ले। तो डिक्टेशन ना लेने का मकसद ये है कि अगर किसी की बात सुन ली, नापसंद सुन लिया, तो वो उसको फॉलो करते हैं। कंक्लूजन की तरफ अगर हम आए तो मुझे बताएं कि इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। हम प्रॉब्लम्स को तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जब इसके बारे में सोचती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर ही उसके खात्मे की तरफ जो है वो इंसान बनना शुरू। व्हाट इज योर सजेशन? अच्छा, मैं अभी कंक्लूजन की तरफ आई थिंक आई विल नॉट गो दैट सून, बट आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स बिकॉज़ वी हैव नेक्स्ट ब्रेक एज वेल, और चाहेंगे हम तीनों इसको कंक्लूड करें। हलीमा, इसको ख़त्म तो मुझे लगता है करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम जनरेशन से फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं नामुमकिन तो नहीं है हुमायूं, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भी ये होगा कि मैं पर मेरा ख्याल है अब दौर बदलता भी जा रहा है। अब बीवी की सुनते हैं लोग और कहते नहीं मेरी बीवी को ये पसंद नहीं है, वो गुस्सा करेगी, उसको अच्छा नहीं लगता, तो ये जुमले हमें कसदन सुनने पड़ते हैं अब कहीं ना कहीं पर। आपको अच्छा लगता है सुनते हुए जब लोग हमें कहते हैं कि नहीं आई थिंक माई वाइफ डज नॉट लाइक दिस, इसका तो ये मसला है, मुझे ये चीज़ पसंद है। तो पसंद नापसंद की अब नरेशन होना शुरू हो गई है, एक चर्चा शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है कि यार इस बारे में वो करते हैं कि यार ये हो रहा है, ये इसको नहीं अच्छा लगता। लेकिन मेरे ख्याल में इट इज़ जस्ट फ्यू स्टेप फॉरवर्ड कि थोड़े से और कदम हमने उठाने हैं, जिसमें हमने ये पहुंच देना है कि यार मेरा ख्याल है ये मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता। सो नापसंद पसंद पे तो पहुंच ही गए, तो मेरा ख्याल है वो स्टेप्स भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ये करना पड़ेगा कि हर रिलेशनशिप में जो इंटरवेंशन है वो बहुत चीज़ों की बला है। जैसे कि आपने किसी को किया, और कानों के कच्चे लोग, जैसे जैसे उम्र के साथ आप बढ़ते जाते हैं, आप कानों कच्चे होते जाते हैं बिकॉज आपकी अपनी समझ बूझ में थोड़ी सी कमी आती जाती है, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग व्हाट अदर्स आर सेइंग, और आप कंपेयर भी करना शुरू हो जाते हैं। ये तो अपनी बीवी से नहीं सुन रहा, तो मैं क्यों इतनी डिक्टेशन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना क्यों सुन रहा हूँ। एज सेम एज गोज टू वुमेन एज वेल, कि जब वो देखती है कि उसकी दूसरे की बीवी बड़ी डांटी है और उसके शौहर उसके डर रहा है और हर बात सुन रहा है, तो वो क्या करती है? मेरे ख्याल से जो पॉइंट आपने रेस किया ना इंटरफेरेंस वाला, कि इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में किसी की भी नहीं होनी चाहिए, किसी को इतना इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि आप दोनों के बारे में कोई भी बात, कोई भी कमेंट, इससे पहले कि वो बात एब्जॉर्ब करें, आप उससे पहले उसको स्नप कर दें कि आप उसको, तो उसको अगली दफा मौका भी नहीं मिलेगा और आपका ब्रेन पोल्यूशन भी नहीं होएगी जो आपकी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वन थिंग आई नीड टू टेल यू समथिंग, कि आपको इस जो मर्द की फरमाबरदारी और औरत की फरमाबरदारी ये यकसा चले ना, तो घर बड़ा खूबसूरत हो जाता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि एक कोई डोमिनेंट रहे, कि औरत डोमिनेंट रहे और मर्द दबा रहे, नॉट एट ऑल, या औरत दबी रहे और मर्द जो है वो डोमिनेंट रहे। द घर कैन नॉट वर्क लाइक दिस। इट कैन, एक सप्रेसिव एनवायरनमेंट तो रहेगी, लेकिन उसमें आपके बच्चे कितने हेल्दी होंगे, आपके घर का एनवायरनमेंट कितना हेल्दी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तब है जब आप दोनों को बराबर बेशक ना समझे, लेकिन दोनों के फैसलों को, दोनों की पसंद नापसंद को आप अहमियत दें। जैसे कि हम कुछ दिन पहले कह रहे थे कि तब्दीली आप में फोर्सफुली नहीं आती, आप तब्दील होते हैं किसी के लिए बिकॉज़ आपको अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि अगर 6 चीजें हलीमा ने मंसूर के लिए तब्दील की हैं, तो 4 चीजें मंसूर भी अगर तब्दील कर देता है, तो दिस इज एन इक्वेशन। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि आज पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो इतना चेंज आ गया है लड़कों में भी कि वो भी थोड़ा चेंज की तरफ आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, अनसीन होती हैं, जो हम जिसको शायद इतना अप्रिशिएट नहीं
करते, क्योंकि वो और हलीमा देखो होता ये है कि ज्यादातर जो आपके जो इंटरवेंशन वाले लोग हैं ना, वो आपको बताते हैं कि आप कितने डोमिनेंट और आप कितने सप्रेस। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कहीं मत ज़ैनब भी जाइए। हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी पॉइंट। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरिजन और दूसरों की इंटरफेरेंस के हवाले से कि आपके बहुत सारे रिश्ते, जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही अहम रिश्ता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस रिश्ते की अहमियत है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से ख़राब हो जाता है क्योंकि वो इस तरह के कमेंट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अगर आप किसी को अलाउ ना करें आपके बारे में बात करने के या आपके पार्टनर के हवाले से बात करने के लिए, तो वो कभी भी कोई लूज़ कमेंट जो है वो देने की जसारत नहीं कर सकता। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग हुमायूं, बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे, लेकिन हमेशा जब हम बात करते हैं तो मैं हुमायूं को एक बात कहती हूँ जब हम मजाक कर रहे होते हैं कि मैं अपने बारे में मजाक बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं मंसूर के बारे में मजाक भी बर्दाश्त जो है वो नहीं करती। तो ये एक बाउंड्री होती है जो आप सेट करते हैं कि भाई ये मेरा हुमायूं इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, लेकिन वो मेरे बारे में जो है वो बात कर सकते हैं, उनके बारे में वो बात ना करें क्योंकि मे बी उनके क्योंकि आप अच्छा अब सिचुएशन डिफरेंट भी है क्योंकि आप मंसूर इज आल्सो माय फ्रेंड, आई हैव वर्क विद मंसूर, तो मेरा उससे बड़ा अच्छा लेवल, लेकिन स्टिल आई डोंट क्रैक जोक्स अबाउट मंसूर इन फ्रंट ऑफ हर। आई क्रैक जोक्स विद मंसूर बट नॉट इन फ्रंट ऑफ हलीमा, लेकिन उनकी मौजूदगी में, क्योंकि आप मंसूर को जानते नहीं है। मंसूर का जो कमबैक है ना वो बड़ा फिट कमबैक है, तो वो मेरी तरह ही है। तो वो अच्छा वो बोलेगा नहीं, आप 6-7 कमेंट मारेंगे नहीं बोलेगा, वो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद बोलेगा और वो एक ही दफा बोलेगा और फिर आपको लीथल कर देगा। बट आई लव हिम, ही इज अ वेरी नाइस एंड अ जेन्युइन पर्सन एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट है वो। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि ये जो रोल असाइनिंग हो जाती है जिसमें होता है कि मर्द को ऐसा होना है और औरत को ऐसा होना है। इस फर्मा बरदारी में मुझे बताएं, अगर एक मर्द अपनी शौहर की अपने एक मर्द जो है अपनी बीवी की पसंद और नापसंद को केटर करता है और उससे घर अच्छा चलता है, यानी कि उसने कोई एक बात उसकी सुन ली, वो कहते हैं ना घर का एक रूल होता है, एक कुंजी होती है कि बीवी की एक सुनो और अपनी 10 बनवा लो। ये एक रूल कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये काम हो जाता है। अगर इससे करके उसका घर अच्छा चल जाता है तो तीसरा बंदा जेलसी में जब कोई करता है ना कि अच्छा उसकी तो अब सुनोगे तो हमने कहा था जब बीवी आएगी तो ऐसे ही होगा। शादी से पहले कुछ लोग जुमले मारना शुरू हो जाते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी होने वाली, अब तो तुम बीवी के आगे पीछे फिरोगे। तो आप एक माइंड सेट कर देते हैं कि बीवी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको तुमने दबा के रखना। आप बड़े से बड़ा बंदा ले, एजुकेटेड से एजुकेटेड बंदा ले ले, वो कहते हैं अब कहाँ नजर आओगे। इट शुड हैव बीन द अदर वे अराउंड, है ना ज़ैनब? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, आपको भी जुम्मा मुबारक हो। ये इट शुडंट बी अदर वे अराउंड कि आप कहना चाहिए कि अब तुम सही सेटल हो जाओगे, अब तो तुमने अपनी बीवी को वक्त देना है, अब तुमने अपना घर अब तुम स्टेबल हो जाओगे। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे सिर्फ ये कहा, कहना कि अब तुम देखना तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। You said it? Are you that friend? ओके, आई एम ऑल्सो दैट फ्रेंड। आपको दो कहना चाहिए, दो दोस्त है, क्योंकि मैंने भी हुमायूं को ये बात की कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा जो फारिग लोग होते हैं वो उनकी छांटी हो जाती है और आप बहुत अब ऐसे भी अगर आप और ये बात मुझे मेरे दोस्त ने की थी, somebody else has said to me, रिश्ते से रिलेट नहीं करूंगी कि छांटी हो जाती है। आपके पास कोई नई चीज आ जाए या आपका कोई नया मुकाम या आपको कोई नई जगह मिल जाए जिस पे आप उनसे बेहतर हो, तो बहुत से लोगों की जो छांटी है ना वो हो जाती है। दूसरा ये कि जो आप माइंडसेट वाली बात करें, लड़का लड़की आपस में तो बिल्कुल सेट होंगे। शादी से पहले की बात कर रही हूँ कि हाँ हम जाएंगे, नई जगह होगी वो, लेकिन ये जो आसपास के लोग होते हैं उनका माइंडसेट चेंज कर देते हैं और उनके अंदर ये डाल देते हैं कि आपने लड़के को ऐसे रखना है, लड़की को ऐसे रखना है, या उनके घर वालों के साथ वो उनकी अपनी सोच क्या होती है वो बहुत ही कम होती है और बाकियों की सोच जो है ना वो मुझे लगता है 80% कुछ सासें ऐसी होती है जो शादी से पहले जब आपकी होने लगती है तो वो आराम आराम से कुछ कर भी रही होंगी, कहेंगी याद रखना बीवी के साथ थल्ले ना लग जाना,
अब बहुत सारे लोग देखा है ना, फराज कर रहे हैं तो आज तक भुगत रहे हैं। शुरू में ही टाइट करोगे तो काम होगा। ये मैंने बड़े लोगों को देखा दी है। जाती है पहली मतलब वो बिल्ली की मिसाल भी दी जाती है कि पहली दफा में ही बिल्ली मार दो तो फिर आगे से जो है वो आपको इस तरह की बड़ी मिसालें भी होती है। बट द थिंग इज के फल्ला क्या लोग हैं। अच्छा मैं बताती हूँ कि मैं मुझे ये होता है कि बेटी, मैं बताती हूँ बेटियों के तो ये चीज़ होती है ना कि आपने माँ बाप का तो दिल वैसे ही बड़ा होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को दे रहे होते हैं, लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ कि जो बेटा है उसके माँ बाप का भी दिल जो है उतना ही बड़ा होना चाहिए कि ये सोचना ही नहीं छोड़ दें आप कि जी वो नाश्ता उसके साथ करेगा या रात का खाना उसके साथ खाएगा। अच्छा देखो आज तो चाय उसके साथ पी रहा है, आप भी दिल बड़ा करके अपने बेटे की शादी करें ताकि वो दोनों जो कपल है नया उनका रिश्ता जो है वो आगे बरकरार। डोंट यू थिंक कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है? बहुत मुश्किल है, जैसे अगर मेरी शादी हो रही है तो मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट या मुझे इस तरह का होना चाहिए कि मेरे सामने कोई उसके बारे में बात ना करे। अगर हुमायूं की हो रही है तो हुमायूं को इस तरह का होना चाहिए कि इसकी बीवी की कोई बुराई ना मुझे लगता है मेरे घर में किसी को जरूरत नहीं। मेरे घर में मियां बीवी को एक दूसरे के लिए डिफेंड करना चाहिए। बेशक अगर उन्हें ये खामन को पता है कि बीवी उस जगह पे गलत है या बीवी को पता है कि खामन गलत है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के सामने अपने मियाँ बीवी एक दूसरे को डिफेंड करें। जो मिसाल दी गई है ना कुरान पाक में वो लिबास की है कि एक दूसरे का आप लिबास हैं, तो आप इस चीज को अगर समझें कि वो कितनी बड़ी मिसाल है। डोंट लाई, डोंट यू लाई, डोंट यू बोथ डेयर टू लाई। तो मैं शुरू में किसी ने कहा कि जरा टाइट करके रखना, कहा होगा ये नहीं, मुझे तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबको पर बात सुनो, ये तुम सिर्फ धमकी धमकियां करती हो, तुम कोई टाइट नहीं कर सकती, इतना मुझे पता है। देखिए बात ये है कि जिस तरह हुमायूं ने शुरू में कहा ना कि अगर आप अपनी 4 चीजें मनवाते हैं तो आपको अगले की भी 6 चीजें माननी पड़ती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मंसूर को मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर सपोज एक मिसाल, डर इतना ज्यादा है कि वो कबूल कर लेते। जैसे मुझे कोई रोक टोक नहीं है कि मैंने अपने पेरेंट्स के घर कब जाना है, क्यों जाना है, कितने बजे जाना है और कितने बजे वापस आ जाना है, इसकी मुझे कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे खुद ये पता है, रोक टोक है तो मानोगी नहीं, उसे पता है। नहीं। प्लीज हेलो मैडम, नहीं कोई रोक टोक नहीं किसी की भी तरफ से। औरत को पता लग जाता है जहाँ रोक टोक। पर तुम बताओ, तुम्हें किसी ने कभी कहा शुरू में? किसी ने भी, दोस्त भी नहीं, पता नहीं किधर रहती हो तुम। पहले से मंसूर को जानती थी और मुझे भी जानती थी, उन्हें पता था कि कर ही लेगी टाइट। ज़ैनब क्यों? बट द थिंग इज कि आपको पता होता है कि आप बताती नहीं, लेकिन बीवी को भी पता होता है कि कहाँ तक मेरे जो मियाँ की है ना हदूद है, और उसके बाद वो जो है ना आगे से रिएक्ट करने लग जाएगा, तो आपने वो काम नहीं करना। अब मुझे मंसूर को क्या है, तो कि मैं अब हफ्ते में 6 दिन अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाऊंगी, मैं टाइम से वापस आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 6 दिन जाती रहूंगी तो एक दिन आएगा उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, भाई क्या हो रहा है। कभी ऐसा मौका नहीं आया। जी ज़ैनब, आप कुछ कह? मुझे तो कभी भी किसी ने ऐसा मशवरा नहीं दिया, लेकिन सब ने साथ को जरूर कहा है कि ये बोलती नहीं। अब तो मैं जितना बोलती हूँ वो सब कानों को हाथ लगाते हैं। मैं पहले बिल्कुल बोलती नहीं थी, तो वो उनको, मेरे घर वालों को ये होता था कि ये मुंह से अपने कोई वर्ड बोल भी पाएगी, बता भी पाएगी कि इसको कोई चीज़ चाहिए नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हालात ने मुझे बोलना भी सिखा दिया, सब कुछ कर दिया, मुझे ऐसे किसी ने भी कुछ सबक। अच्छा बस एक बात बताओ, अब क्योंकि दौर भी तब्दील हो गया, ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वैसे आप भी कॉल करके बताएं कि क्या आज आपके साथ भी होता है कि नहीं, कि आपको ये स्टार्ट में कहा जाता है, और मुझे ना आई डोंट गेट दिस। आप औरत भी होती है ना, जो औरत होती है वो कहती है हाँ सो लो जितना सोना है, पराए घर जाके देखना क्या होगा। सो आप शादी के साथ ऐसी नेगेटिव कॉन्नोटेशंस बना दिए ना आपने कि यू डोंट वांट टू गेट मैरिड। एक लड़के को आप प्रेशर कहते हैं, अब बेटा जब जिम्मेदारियां आएंगी ना तुझे लग पता जाएगा। फिर दूसरे लोग कहते हैं अब जब तेरी शादी होगी ना तो बेटा तब देखेंगे कितने 20 का 100 है। सो आप शादी को अब हमारे कल्चर में ऐसे समझा जा रहा है कि अब ये सबसे आखिर में करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें आपने आजादी खत्म हो जाएगी, आपकी बता सकते हैं। हमारी तो शादियां हो गई हैं, आप बता सकते हैं आप कितना डरे हुए, लोगों ने आपको कितना डराया। क्या बना रही हो आज आप? जवाब चाहिए मुझे इस बात का। क्या बना रही? आज बनोफी पाए कपकेक्स बन रहे हैं। क्या बनोफी पाए कप? बनोफी को कहते हैं ये बनाना उसकी बेस होती है, और अंडे हैं इसमें, अंडे भी है। ठीक हो गया, हम जो है वो खा के बताएंगे कैसे बने हुए हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही हम इम्तियाज़ के हवाले से बात कर रहे थे, जब उनकी बर्थडे थी तो हमने कुछ चीज़ें उनके हवाले से बोली थी, लेकिन मैं आपको उनको बताऊं हर फन मौला है ये बंदा। अब एक कैमरे के पीछे भी खड़ा हुआ है ये। नो वे, सब कुछ कर सकता है, he can do anything। एक जैसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे बड़े मजेदार से गेस्ट। वेट
वेलकम बैक टू द शो। आप लोग भी कॉल करके हमें इस टॉपिक के हवाले से कुछ बताना चाहें, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो, किसी ने आपको कोई गलत मशवरा देने की कोशिश की हो आपका रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए, या फिर आपने किसी को ऐसे देखा हो कि उनका रिलेशनशिप जो है वो एक हाकिम और एक महकूम वाला है, तो ज़रूर हमें कॉल करके बताएं, क्योंकि हम इन चीज़ों को इंडोर्स नहीं करते। हम इक्वालिटी को और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत दोस्ती को इंडोर्समेंट जी। और आज जो हमारे साथ मेरे पसंदीदा मेहमान मौजूद हैं, आई लव हिम टू द कोर। तो आज क्या हुआ, क्योंकि मुझे वो इतने पसंद है तो इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया कि ही इज़ हेयर टुडे। तो मैं जब अंदर आया तो मुझे किसी ने हाई किया पीसीआर से, तो मैंने कहा बड़ा कोई गुड लुकिंग बंदा आज पीसीआर में आया हुआ है, बिकॉज नाउ हायरिंग इज हैपनिंग, बहुत सारे नए नए लोग हम देख रहे हैं, मैं और हलीमा। सो मैंने हाई कर दिया, तो मैंने कहा, और लिटरली मैं अंदर आता है, मैंने कहा यार बड़े लोग जानते हैं मुझे, मैं तो नहीं जान। मैंने अंदर आके पूछा, मुझे शक हुआ कि ये मेरे वो फेवरेट वाले हैं। नाम बताता हूँ आपको, ये जेंटलमैन ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ही इज़ एन एस्थेटिशियन, सुपरवाइजर भी हैं, एग्जामिनर भी हैं। पिछले 30 साल से ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कोई दुनिया की ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है जहाँ पर आपको ये नजर ना आए। ही इज एवरीवेयर, एनीवेयर यू एक्सपेक्ट। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, स्किन से कोई भी रिलेटेड आपकी बात हो, आपके हेयर से रिलेटेड कोई भी बात हो, एनीथिंग, एंड नॉट जस्ट दैट कि खाली इलाज करते हैं, ये मोहब्बत से इलाज करते हैं, ये ऑनेस्टी से इलाज करते हैं। और मैंने कभी इस इंसान को पैसे के लालच में नहीं देखा। दैट आई कैन वाउच फॉर। और लोग मुझे समझते हैं मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे आज तक इंजेक्शन किसी ने लगाया मेरे सर पे। तो दैट इज हिम, लेडीज जेंटलमैन, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? सॉरी मैं भूल गया था कि वेल ड्रेस्ड भी हैं बहुत। प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सो गुड टू सी यू। बताएं क्या करें, जुर्माना कर दें? आप इतने देर के बाद आते हैं, बड़ी मिन्नतें करवाते हैं और आप फिर आते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, मैं आ गया। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी हियर। सो व्हाट शुड आई थिंक? अगर आप पहले से ज्यादा यंग लगते हैं हमेशा, आप आज भी उससे ज्यादा खूबसूरत लगे थे पहली बार से, तो आर यू अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन और यू आर डूइंग समथिंग बेटर विद योर डाइट? तो हम क्या समझे? आई थिंक जो आप कह लें, अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो वो इट्स नॉट जस्ट द स्किन ट्रीटमेंट। ये तो शुरू तो आपके घर से ही होता है ना। अच्छा। मतलब हाउ कंफर्टेबल यू आर एट योर होम, आपको जहनी तौर पे आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हैं, पुरसकून हैं। देन कम्स योर डाइट, देन कम्स योर एक्सरसाइज, योर स्लीप हैबिट्स। और हमारा ट्रीटमेंट तो बहुत एंड पे आता है ना। पर अच्छा, लेकिन डॉक्टर अशर, जिस हवाले से हम बात करें वो भी इसी चीज़ से है ना, कि घर पे जो आपका रिलेशनशिप है, आपने कहा कि आप कितने स्ट्रेस फ्री हैं, वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जब भी हम ये देखते हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया होगा कि बहुत मर्दों को एसोसिएट कर दिया जाता है इस चीज़ के साथ कि भाई क्यों अपनी बीवी के इतने नखरे उठा रहे हैं। हमारी मुलाकात आपकी वाइफ से भी हो चुकी है, आपकी बेटी से भी हो चुकी है, तो हमें एक पता है कि आपके घर का एक क्या बॉन्ड क्या है, आप लोग क्या बॉन्ड होगा, और सब लोग दोस्ती के साथ, फ्रेंडशिप के साथ कैसे रहते होंगे। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, और आपके माइंड में एक नेगेटिव And with an exception, your wife is too beautiful, so you have an exception. माशाल्लाह. Yes. तो what is your take on it? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल में ना किसी भी रिलेशनशिप को कामयाब करने के लिए जो सबसे मेन रोल है वो मियाँ और बीवी का है। वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा जेल्ड हैं, कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ फोकस्ड हैं, और वो कितना जज्बा रखते हैं अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अगर आप एक दूसरे के साथ वो जज्बा रखते हैं, वो ट्रस्ट की रिलेशनशिप रखते हैं, तो फिर आपको चाहे जो मर्ज़ी बंदा कहता रहे, आपको कोई असर नहीं होता। मतलब लोग वही रिलेशनशिप वही ख़राब होती हैं जहाँ पे आपस का बॉन्ड ख़राब होता है। डॉक्टर साहब, आपने कभी सुना आपसे कहते हुए कि शादी के बाद या शादी से पहले कि बीवी को ज़रा टाइट करके रखना, ज़्यादा सुनना नहीं? हम रन मुरीदी का एक लफ्ज़ जो है वो हम बड़ा सुनते हैं, ठीक है। एंड अगर औरत करे फरमाबरदारी तो वो कहते हैं कि इतनी अच्छी इसको बीवी मिली है ना, ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे। तो वो कोई टाइटल नहीं है। सो ये जो टाइटलिंग ऑफ रोल्स है, ये कभी सुनने को मिला? और इसके बारे में व्हाट इज़ योर टू सेंस? मैं अपने वालिद को देखा, और मेरे वालिद काफ़ी अच्छे खासे ज़न मुरीद थे। तो हमने तो वो इनहेरिट ही किया है। तो हमने तो जो हमारे ख़ानदान में होता रहा, हमने वही देखा। और मेरे ख्याल ये है कि एक रिलेशनशिप की कामयाबी के लिए एक हस्बैंड को टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगरचे वाइफ की भी वही कंपल्शंस हैं, लेकिन घर, क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू स्टे मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड। हमारा घर का जो टाइम है वो बहुत थोड़ा है, तो वो थोड़ा टाइम को आप अगर उसमें भी लड़ाई में करें, उसमें भी आप अपने आप को कुछ टाइम कुछ तो देना बीवी को आप लीवरेज,
कि आप कम से कम घर के तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो रोल अदा करें, बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर बिल्कुल देना बिल्कुल आप चाहिए। ठीक कह रहे हैं। अगर टोटल कंट्रोल घर का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का बीवियों को दिया जाए तो वो बहुत खुश रहती Yes. हैं। इंटरफेरेंस अगर ना हो मर्दों की उसमें कि ये Yeah. चीज़ यहाँ Yeah. रखनी है, ये ऐसे करना है, So तो I बड़ा बड़ा think we should take a last note from everybody कि what do you think इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है? वन सेंटेंस और वन लाइनर और टू लाइनर इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? ये जो रोल टाइटलिंग हो जाती है, नेगेटिव रोल टाइटलिंग। नहीं, मेरे तो ख्याल है कि जैसे आपने कहा ना कि इट्स ऑलवेज अ बैलेंस, मतलब एक रिश्ता हमेशा एक बैलेंस के साथ चलता है, एक हार्मनी के साथ चलता है। मियाँ का एक अपना रोल है, बीवी का एक अपना रोल है, और अब तो बीवियाँ भी जॉब कर रही हैं और कई बीवियाँ तो मियाँ से ज़्यादा कमा रही हैं। तो मतलब अब रोल चेंज हो रहा है विद अ न्यू जनरेशन। तो अब ये आप कहें कि ब्रेड अर्नर इज़ अ मेल, इट्स नॉट ऑलवेज देयर। मेनी अ टाइम ब्रेड अर्नर इज़ अ वुमन, लेकिन फिर भी वो वुमन जब घर आती है तो फिर उसको वही ट्रीट किया जाता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। तो जाहिर है मैं जो इसका 2 सेंस है ना डॉक्टर अशर, मैं जो देना चाहूँगा, मुझे लगता है इसको मैं कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि आप जब दूसरे इंसान को जब देखें, आप औरत को, आपकी बीवी को, तो आप उसे किसी जेंडर रोल से ना देखें, आप उसे इंसान देखें। एक इंसान की ज़रूरत है, उसकी डिमांड है, उसकी इमोशनल ज़रूरत है, फिजिकल ज़रूरत है, इस सब ज़रूरतों को पूरा करना एंड देन ऐड ऑन, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। और अल्लाह ताला ने, जैसे हलीमा ने बताया, आपको लिबास है, तो आपके लिबास को आप हमेशा साफ रखते हैं, हमेशा उसे पर्टिकुलर रखते हैं, आप उसे हमेशा अप टू द मार्क रखते हैं, और आप चाहते हैं कि आप दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत अच्छा दिखे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप महंगा ड्रेस लेते हैं, आप साफ सुथरा पहनते हैं, आप नहा के पहनते हैं। सो जो प्रीरेक्विजिट्स आप लिबास के लिए करते हैं ना, वो आपको उस इंसान के लिए करना चाहिए जो पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार रहा है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव। व्हाट डू यू सी? अच्छा, मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी की भी, चाहे वो आप उसको अपना कितना ही लॉयल इंसान, लड़की भी अगर समझती है, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं मेरी अम्मी ये कहती हैं, आप छोड़ दें आपकी अम्मी क्या कहती हैं, आपने खुद फैसला करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपके और आपके मियाँ के जो भी डायनेमिक्स हैं, जो भी आपका बॉन्ड है, जो भी रिलेशनशिप है, वो आपकी अम्मी नहीं जानती ईच एंड एवरीथिंग, आप जानते हैं उसको कि वो क्या है क्या नहीं है। सेम एज मर्द, आप किसी को भी इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपकी बीवी की गैर मौजूदगी या मौजूदगी में उसके बारे में कोई भी कमेंट करे, क्योंकि जब वो आपके सामने उनकी तजलील हो रही होगी तो एक एक करके आपका और उनका बॉन्ड इतना वीक होता जाएगा, क्योंकि वो समझेंगी कि भाई ये इसको यहाँ बोलना चाहिए था इसको मेरे हक में, और ये नहीं बोला और ये खामोश है, इसकी बहन या माँ या बाप मेरी तजलील कर रहा है, तो वो दूरी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि कभी ख़त्म नहीं। आई एग्री। डॉक्टर अशर, सबसे पहला सवाल अब एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजी की तरफ आते, पीआरपी का पूछूंगा। डॉक्टर अशर, छोटा मुख्तसर सवाल, मुझे बताएं, क्या पीआरपी एक्सोसोम की वजह से ऑब्सोलीट हो चुकी है? क्या पीआरपी का अब कोई असर नहीं रहा? क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस डॉक्टर अशर की वजह से भी आ गई, रिकॉर्ड सब की वजह से भी आ गई है कि उससे नया बाल नहीं आता। आपका जो अंदर फॉलिकल होता है, अब तो हम भी सीख गए कि वो वाला जो है वो अगर रीजनरेट हो सकता है, लेकिन नॉट न्यू फॉलिकल। क्या फ़र्क पीआरपी और एक्सोसोम में, और क्या पीआरपी ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब उसका काम कोई नहीं रहा? नहीं, ऑब्सोलीट नहीं हुई, क्योंकि पीआरपी एक ऑटोलोगस चीज़ है, आपके अपने ब्लड से बनती है। तो हमेशा पीआरपी विल बी प्रेफर्ड इन ऑल दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल इलनेस, कि जिसकी वजह से वो कोई एक्सटर्नल चीज़ अपने स्किन पे नहीं लगा सकते। तो पीआरपी टेम्परेरी उनका हेयर लॉस हुआ, उनको भी पीआरपी रिकमेंडेड नहीं, पीआरपी का इफेक्ट है। ये तो नहीं कि हमने इतने साल पीआरपी यूज़ की तो वो इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन आती हैं, आप एक अच्छी चीज़ पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ हमेशा आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को रिप्लेस कर लेती है जो कम इफेक्टिव हो। एक्सोसोम्स की लिमिटेशन क्या है इस वक्त कि इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। मतलब पीआरपी जनरली क्लिनिक्स में 10 to 15,000 में होती है, तो एक्सोसोम्स की जो प्राइस है वो 50 से शुरू होती है। अब एक्सोसोम को करते हुए पाकिस्तान में हमें कम से कम 2-3 साल हो गए, एंड हमने उसके रिजल्ट्स भी देख लिए हैं। इट इज़ डेफिनेटली मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। और दूसरा है कि जितना फ्रीक्वेंटली पीआरपी को रिपीट करना पड़ता है, हर मंथ करना है, उसको हम 3 से 4 महीने के स्पेस के साथ कर सकते हैं। बल्कि ऐसे एक्सोसोम्स हैं जिनको हम लाइव एक्सोसोम्स कहते हैं, जो स्टेम सेल जैसे होते हैं, जिसमें आपको एक साल के बाद आपको एक थेरेपी करनी पड़ती है। लेकिन डॉक्टर अशर, फिर तो प्राइस सेम नहीं होगी, उसकी क्योंकि प्राइस हर महीना अगर आप कराते हैं पीआरपी और 4-5 महीने के बाद आप एक्सोसोम कराते हैं, तो एक्यूमुलेटिव कॉस्ट सेम हो जाती है तकरीबन, है ना, सेम नहीं हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि थैंक यू सो मच, बालों के हवाले से तो हम पीआरपी को कह रहे हैं कि उससे आगे जदीद और चीज़ें आ चुकी हैं, क्या स्किन के हवाले से भी पीआरपी के
आगे भी कोई प्रोसीजर्स आ चुके हैं जो उससे बेहतर है? अगर हम एक ब्रेक ले लें फिर पूछ लें अगर फिर डोंट माइंड। और मैंने ये वापस आके पीआरपी में रहूंगा, मुझे बताएं 1 महीना कराया, 2 महीने कराया, 3, 4, 5, फिर एक टाइम आता है असर आपको लगता है कि नाउ इट्स डन, अब आपको नहीं कराना चाहिए, इसकी ड्यूरेशन क्या क्या बीच में करना चाहिए, साइंस क्या है पीआरपी की, सब पूछेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और वी हैव ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम दोनों ने एक एक सवाल जो है वो पूछा था। हुमायूं का सवाल बालों से ही रिलेटेड था, मेरा स्किन से रिलेटेड था। डॉक्टर अशर जल्दी से आप मुझे सवाल का जवाब दे दें, क्या स्किन में भी पीआरपी को ऑब्सोलीट करके कोई और जिद्दत आ रही है जिससे आप सोच सकते हैं कि नहीं ये पीआरपी ना ही कराएं, ये करा लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है? जिद्दत आ गई है। जिस तरह एक्सोसोम सर में किए जाते हैं, इस तरह एक्सोसोम्स फेस पे भी किए जाते हैं। एंड डेफिनेटली जिस तरह से सर के यस एक्सोसोम्स को हम माइक्रो नीडलिंग की तरह भी कर सकते हैं और इसको हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ एक्सोसोम्स माइक्रो नीडलिंग के लिए स्पेसिफिक हैं, कुछ इंजेक्ट भी किए जा सकते हैं। उससे क्या होगा अगर मैं एक्सोसोम करा रहा हूं मैं तो पीआरपी से कोलेजन रीजनरेशन, बेसिकली पीआरपी एक्सोसोम स्किन बूस्टर से रीजनरेटिव मेडिसिन है। मतलब मींस कि आपको नेचुरली आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करेंगी, आपके स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, हेल्दी सेल्स बनेंगे, स्किन में ग्लो आएगा, स्किन के अंदर जो पोर टाइटनिंग होगी, आपकी फाइन लाइंस इंप्रूव होंगी, लिफ्टिंग आएगी, एंटी एजिंग, ये सारे इफेक्ट्स जो है ना ये हम पीआरपी से भी लेते हैं, एक्सोसोम से लेते हैं, स्किन बूस्टर से लेते हैं। किस स्किन उम्र में बूस्टर्स करानी आजकल बड़ी चाहिए? नई एक चीज़ है, बल्कि पीआरपी इंजेक्ट करना बड़ी पेनफुल हुआ करती थी, तो स्किन ये मैंने बूस्टर्स दिल आर में पूछा था वैसे। डॉक्टर साहब मैंने अभी दिल में एक सवाल पूछा था जो मेरे ख्याल से ऊंचा निकला है। मैं पूछ रही थी किस You were उम्र में thinking out loud. हाँ हाँ, किस उम्र में कराना शुरू कर देनी चाहिए? देखिए कब तक पैसे जमा करूँ मैं ये कराने के लिए? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्री रिजुविनेशन। ठीक है। वो स्टार्टिंग जो टाइम है ना वो लेट 20s और अर्ली 30s। इस मौके पे ट्रीटमेंट्स नहीं है, इस मौके पे सन ब्लॉक है, मॉइस्चराइजर्स ठीक हैं, है। सीरम्स जी, हैं, टोनर्स जी, जी, हैं। मतलब आप अपनी स्किन के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें ठीक है। वंस यू आर इन लेट 20s एंड अर्ली 30s। जी, बहुत बुरा सवाल वैसे आपने पूछा डॉक्टर अशर से। नहीं, मैं नहीं। पहली बार अब कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि शायद इनकी मार्केटिंग में वो अच्छी नहीं कर रहा। आपने जो पैसों की बात की ना, द ओनली डॉक्टर आई नो हु डज नॉट केयर अबाउट मनी। मैंने हर किसी को कहा है कि जिस तरह का दिल इनके पास है, क्योंकि मैं काफ़ी देर बैठा रहता हूँ इनके काउच पे जाके, और द वे डॉक्टर अशर, ये मैं आई स्वेयर आई वांट टू टेल कि कुछ लोग आते हैं और मैं कहता हूँ कि हाउ कैन दे अफोर्ड एस्थेटिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट, अल्लाह माफ दे। देखिए आप सोचते हैं, और मैं ना जब देखता हूँ तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब यार मैं प्लीज़ आई हैव टू से दिस, वो ये लिख रहे होते हैं और ये खुद कहते हैं आप ना वहाँ से जाके मेडिसिन ले ली, अंदर से ही ले लीजिएगा। द इज्जत आई हैव फॉर डॉक्टर अशर, आई थिंक इट इज़ इनकम्पेरेबल। जो माशाल्लाह खुदा से इंसान है ना, आप नहीं जानते कि ये बंदा किस तरह अपनी चीज़ें पढ़ा, और मुझे देते दराज खोलते कहते ये मॉइस्चराइजर है, ये तुम जाकर लगा लेना। द वे ही इज़ यू शुड डेफिनेटली विजिट हिज क्लिनिक। हमारे साथ याया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर साहब ऑल्सो। Yes. और मैं आज हलीमा के बालों से पूरा इम्प्रेस हो गया। किससे बालों जबरदस्त थैंक यू सो मच। लेकिन ये इम्प्रेस आपको होना चाहिए आरजू से, क्योंकि वो मेरे बाल बनाती है क्योंकि इस आप तरह के। माने जो विग लगती है उसकी बहुत पिंस लगती है। हलीमा इतना दर्द सह रही है इतनी देर से। बदतमीज। ऐसा है नहीं। और आपके पीछे बैक ऑफ द स्टेज जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं उन सबको सलाम करना चाहूँ। उनकी काविशों की वजह से ही आप लोग का प्रोग्राम कामयाब बिल्कुल होता है। ठीक कह रहे हैं, उनकी वजह से ही अच्छा, हम इतने अच्छे खूबसूरत लग रहे आज होते हैं। ये- असद भाई ने फौरन उसामा को देखा हमारी बात हो रही है, ये हमारी हमें कह रही है। बिल्कुल, किसी दिन इन सबको आप सामने बिठा के हमें इंट्रोड्यूस भी कराना है। Done. और ये जो आज ये लड़का बैठा हुआ है ना, ये लग रहा है किसी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला है, क्योंकि आज ये कोई सरकार जो है ना, सियासी लीडर का वोट बेटा को लग रहा इज्जत है मुझे। उससे भी ज्यादा मुश्किल काम जो है वो अनकरीबे करने वाले हैं। इलेक्शन तो आसान होते अच्छा देखिए हैं। हलीमा, मैं ज्यादा टाइम मिलूंगा क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये बहुत टाइम ले लेता है, तो मुझे जो ना ये कहना है कि आज देखिए मेरी है वेडिंग एनिवर्सरी 28, तो ओए आज माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू भाभी, यू आर द बेस्ट एंड बेटर देन याया। यार that's not fair कि better than याया, how can you decide that? यार नहीं, मुझे नहीं, भाभी बहुत अच्छी लगी, क्या करूं, मसला है ना। नहीं,
शी इज वेरी वेल। देखिए मैं डॉक्टर साहब को वो नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब कहेंगे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, तो डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है डायरेक्ट में डॉक्टर बड़े लोग लिफ्ट कराते नहीं मतलब ये कि अच्छा नहीं लगता ना कि एक गुफ्तगू हो रही है, एक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या पूछना चाह रहे हैं याहिया? मैं पूछना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस तरह के सेंटर्स खोले हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हमारे यहाँ कौन सी बॉडी है चेक करती है कि आपके पास क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? कोई ऐसी बॉडी है जो अगर किसी जगह पास जाके उनके इक्विपमेंट चेक करे, उनको रेगुलेट करे, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, इस तरह आप कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला है कोई? दिस माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इस सवाल की तरफ मैंने थोड़ी देर में आना था, बल्कि एक एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर करना था। पहले आप अपना सवाल पूछ लें। हाँ मैं पूछ लूँ, लेकिन ये आपके सवाल का छोटा सा जवाब भी है। अगर आप इनके क्लिनिक में जाएं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट्स, आपको सिर्फ अवार्ड्स और सिर्फ वही नजर आएंगे, और ये कुछ इन्होंने नहीं रखे हुए। ये कहते हैं जगह अवार्ड्स तो बहुत से लोग लगाते हैं, ये कह रहे हैं हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी फेडरल वो इस्लामाबाद की अलग है और तमाम प्रोविंसेस की अलग है। पंजाब हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, सिंध हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, इस तरह KPK की। तो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इज द मेन अथॉरिटी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू रेगुलेट द हेल्थ प्रैक्टिसेस, नॉट ओनली एस्थेटिक, लेकिन हर तरह की हेल्थ प्रैक्टिसेस में जो क्वाकरी हो रही है उसको कर्ब करने के लिए। लेकिन आप ये बात अंडरस्टैंड करेंगे हुमायूं के जिस फील्ड ने ओवर द लास्ट 10 ईयर्स सबसे ज़्यादा इवॉल्व किया है ना, वो एस्थेटिक। उसका रीज़न यही था कि लोगों ने इसको एज एन ईजी मनी लिया, और इवन ऐसे लोग जो MBBS और BDS नहीं भी हैं, वो लोगों ने भी क्लिनिक्स खोल लिए, बल्कि मैंने तो कोर्सेज कर लिए। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारी जो पब्लिक है वो अवेयर नहीं है इस बात से कि उसने किस क्लिनिक पे विजिट करना है और वहाँ जाके देखना क्या है। वो सिर्फ सस्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ से मिल जाए। नहीं, सस्ता नहीं है हुमायूं, ये देख रहे हैं चमक दमक। मैं इम्प्रेस होता हूँ लोगों को कि जो क्लिनिक में जाके ये देखते हैं कि डॉक्टर कैसी लग रही है, वो उसकी शक्ल सूरत कैसी है, क्लिनिक कैसा डेकोर है, उसके आगे रिसेप्शनिस्ट कैसे बैठी है, इसको इग्नोर करते हुए कि जो आपको ट्रीट करने वाला है वो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। यू नेवर आस्क इन एंटरिंग अ क्लिनिक कि डॉक्टर साहब आपने क्या क्वालिफिकेशन ली हुई है, क्योंकि इस पे डॉक्टर का ऑफेंड होना बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। अगर तो या तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को डिस्प्ले करें, अपनी ट्रेनिंग्स को। अब कुछ लोगों के नाम है, वो तो नाम तो खैर जो चल रहे हैं वो तो उसका मतलब है ठीक है, लेकिन अगर कोई आप नए क्लिनिक में विजिट करते हैं, इट्स योर अटमोस्ट ड्यूटी टू फाइंड वेदर द डॉक्टर हु इज़ रनिंग दिस क्लिनिक उसके पास क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो MBBS और BDS भी है कि नहीं है। आई हैव सो मेनी क्वेश्चन फॉर यू डॉक्टर अशर। मेरे पास एक और सवाल है, लेकिन मैं पहले अपना प्राय सवाल पूछूंगा PRP के हवाले से। जब बाल गिरते हैं सबसे पहला मशवरा लोग देते हैं कि आप अवेयर होंगे कि PRP करा लो, बाल गिरना जो है वो बंद हो जाएंगे। एंड देन कुछ आप तुम देखना मेरे बाल कितने घने हो गए। एक तो ये बताइए कि पहले महीने में कराया, फिर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में एक टाइम आता है कि जो आपके फॉलिकल है वो रीजनरेट हो चुके हैं, अब आप नहीं करवाएं। ये साइंस ऑफ ड्यूरेशन क्या है PRP की? फिर आई एम गोना आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी सी बात पहले कहूँगा कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो एक पेशेंट को ओवरऑल एसेस करता है, वो पहले ये देखता है कि ये बाल गिरने की रीज़न क्या है। मेल बॉल्डनेस की जनरली 90% इट इज़ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो एक जेनेटिक कंडीशन है, और उसकी वजह से जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको DHT कहते हैं, और DHT बालों को कमज़ोर करता है। अगर आप मेडिसिन्स देंगे नहीं, स्प्रे नहीं देंगे पेशेंट को अलॉन्ग विद PRP, तो ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल पेशेंट, और यील्ड नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। सिर्फ PRP हैंडल नहीं कर पाएगा एक मेडिकल कंडीशन को। सिमिलरली खवातीन में भी थोड़ा बहुत एंड्रोजन्स का रोल है, लेकिन और फैक्टर्स भी हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें रीज़न मालूम करनी है। खवातीन में आयरन की कमी है, विटामिन D की कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, थायराइड के फंक्शंस ख़राब होते हैं, ये सारे रीजंस होते हैं हेयर फॉल के। तो अगर एक डॉक्टर जिसके पास मुनासिब नॉलेज नहीं है, उसने तो आपको बैठते ही कहना कि PRP कराएं। PRP इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़। बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट एक नुस्खा बनाएं। बात करते हैं PRP के इफ़ेक्ट की। यस, PRP इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर एवरीवन। उसकी वजह सबसे बड़ी बात है कि आपके अपने ऑटोलोगस सेल्स हैं,
इफ योर ब्लड इज नॉट गुड, योर हेल्थ इज नॉट गुड, ठीक है। योर डाइट इज नॉट गुड, आप अच्छी पीआरपी यील्ड ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर अशर, जो हम मर्दों के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़वातीन का एक मसला हो जाता है कि उनके बाल पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, हाँ, पीछे से forehead घने बड़ा हैं, हो सब जाता कुछ है, आपकी जो लाइन है सामने वाली वो पीछे आहिस्ते आहिस्ते जाने लग जाती है और वो बड़ा अजीब लगता है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी ऐसी हैं जिनके पहले नहीं थे, अब काफ़ी पीछे चले। उसका क्या इलाज है? क्या उसके लिए भी आपने ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है या नहीं? पीआरपी से दोबारा सही हो सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं ये सवाल पूछूंगी। कहीं Very मत good जाइएगा, एक और morning सुनना to all हमारे of you. वेलकम बैक आफ्टर Welcome ब्रेक। back. आप देख रहे हैं एक और सुबह। जाने से पहले हलीमा का एक सवाल जो कि थ्रो कर चुकी थी टू द ऑडियंस। हलीमा, कमिंग बिल्कुल, बैक टू बिल्कुल। द मैंने क्वेश्चन। ख़वातीन के हवाले से पूछा था कि कभी कभी उनका भी ये इशू होने लग जाता है कि वो बाल पीछे जाना शुरू हो Hairline जाते पीछे हैं, चली हेयर लाइन पीछे चली जाती है। बाल सख्त बांधने से या मे भी बालों का वजन बहुत ज़्यादा है, वो चुटियाँ बना के रखती हैं। पहले ज़माने में भी ऐसा होता था कि बाल पीछे की तरफ जाने लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो हेयर लाइन पीछे चली जाती है। तो उसमें क्या हो सकता है? ट्रांसप्लांट के फ़वाइद हैं? ट्रांसप्लांट हो सकता है ख़वातीन का? आप करते हैं अगर कोई आपके पास आना चाहे जी, तो? इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। मतलब जब आप बालों को जोर से पुल करें ना, खास तौर पे वो खवातीन जो हिजाब पहनती हैं, जी। तो उनके डेफिनेटली उनकी ना हेयर लाइन 1-2 सेंटीमीटर पीछे चली जाती है। पहली तो एडवाइस ये है कि वो ट्रैक्शन ख़त्म करें, वो टाइटनेस से, टाइट जो बाल बांधती हैं उससे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फॉलिकल डेड नहीं होते, वो फॉलिकल रीग्रो कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आप वो प्रेशर ख़त्म करें। ठीक है। दूसरा, यस, खवातीन का ट्रांसप्लांट होता है, और ख़ास तौर पे अगर हमने हेयर लाइन दोबारा बनानी है तो वो तो सबसे आसान है। उसमें सबसे खवातीन के ट्रांसप्लांट की जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि हमने उनके बाल उतार नहीं सकते। अब मेल ट्रांसप्लांट के वक्त तो हम गंजा कर देते हैं, लेकिन हमें ना, इसलिए इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट कि अगर हम थिन एरिया में ट्रांसप्लांट करें। अगर हमें हेयर लाइन बनानी है तो इट्स क्वाइट ईजी। बगैर साहब, अगर जब जैसी अब हम बात करते हैं थोड़े से रिंकल्स के बारे में, सबसे ज़्यादा जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, आप देखते हैं आपके माथे पे रिंकल्स आना शुरू, क्रो फीट आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे स्टार्ट क्रो फीट से होता है यूजुअली आपका। ये जो होता है उसका सबसे पहला अगर आप फ़ोन करें तो आपको, आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रेटिनॉल इज़ नॉट गुड, वो आपको रोक देगा, वो उस जगह को रोक देगा, लेकिन विल नॉट बी दैट इफेक्टिव एज मच एज आप फ्रीज करते हैं। क्या बोटॉक्स बोटॉक्स जितना ज़्यादा आपका बेहतर करता है। लेकिन लोग बहुत डरते हैं कि अभी से बोटॉक्स करा लूँगा, फिर तो हर 6 महीने बाद बोटॉक्स कराना पड़ेगा। मुझे पता है जैसे ही आपकी झुर्रियाँ आ जाएँ तो क्या, पहले तो लोग कहते हैं रेटिनॉल करें, फिर रेटिनॉल करें, क्या वो काफ़ी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बोटॉक्स की कोई एज है जब कराना चाहिए? 6 महीने बाद हर बार कराना पड़ जाएगा? क्या वापस पीछे चले जाएंगे या वहीं से दोबारा शुरू होगा? साइंस बताइए। सारे सवाल आपने बोटॉक्स के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमसे पेशेंट करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आप बोटॉक्स को जितनी जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा रिंकल्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एज द रिंकल सेट्स इन और आपके रिंकल्स आने शुरू हो जाएं, आप बोटॉक्स करवा सकते हैं। बोटॉक्स करवाने के कोई लॉन्ग टर्म नुकसानात नहीं हैं। जिस डोज़ में हम टॉक्सिन लगाते हैं वो बहुत लो डोज़ है और आपको किसी तौर पे भी मसल्स के लिए नुकसानदेह नहीं। और ये ख्याल है कि जब बोटॉक्स छोड़ देंगे तो वो रिंकल ज़्यादा आ जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत ख्याल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन लेट 20s एंड अर्ली 30s, यस, यू शुड वर्क ऑन योर रूटीन्स। जो रूटीन में विटामिन सी है, रेटिनॉल है, दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स। ये रिंकल, बने हुए रिंकल को नहीं करेगा कुछ, लेकिन ये मज़ीद बनने से रोकेगा कि आपकी स्किन की रीजनरेशन बेहतर करेगा, स्किन टाइप इम्प्रूव करेगा। वैसे जो बोटॉक्स की ज़रूरत है या बोटॉक्स के इफेक्ट को वो बैलेंस नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, अभी ड्रामा भी लगा, उस पर हमने देखा सबा कमर के एक्सप्रेशन नहीं आए थे, तो क्या इससे एक्सप्रेशन चले जाते? इरम की कॉल लेते, फिर विल टॉक अबाउट दिस। अस्सलाम वालेकुम इरम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं हलीमा की हेयर स्टाइल की तारीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मुश्किलों से विग लगी है इसकी आज। बहुत मुश्किलों से बनाए गए हैं, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ कट रही है, जगह तब्दील कीजिए ताकि हम सुन सकें आपको। तारीफ है तो सुन ही ले कम से कम। तुम्हारी इरम कभी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
कॉल खराब हो जाती है वैसे। ये तो तुम इसी ही हो जो जगह पीछे से तब्दील कीजिए। फूंक मारते हो ना तो फिर सारे बच्चों, पीछे से सिग्नल तार काट दो जरा। जी आप बोलिए। स्टाइल की तारीफ। ठीक है ठीक है, माशाल्लाह, शी इज लुकिंग वेरी माशाल्लाह गॉर्जियस। माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू माशाल्लाह। सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो और डॉक्टर साहब से भी एक बात करनी है। जी जी जरूर जी, करें, जी, डॉक्टर जरूर साहब करें। आपको सुन कोट रहे मैंने हैं। भी पहना है वैसे, बट चले डॉक्टर साहब से पूछ लें। नहीं, मैचिंग आपने भी बड़ी जबरदस्त की है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, आज तक लेकिन गन हलीमा पॉइंट नंबर ले गई पे गन पॉइंट पे आपसे तारीफ निकलवाई है रम जी, बस आप कर दें अब जल्दी से। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि आजकल ये सैल्मन जो डीएनए इंजेक्ट करने का बड़ा रवाज हो रहा है स्किन बूस्टर्स के तौर पे, जी तो क्या ये एक अच्छा ट्रेंड है? कोई इसका फायदा है आपने कि शायद टेलीविजन पे देखा नहीं, ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू आर सो एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड। मुझे भी नहीं पता वैसे क्या है बाय द वे। अवेयरनेस जो है ना लोगों में अब इतनी ज्यादा आ गई है कि हम You लोग know भी what it is? इम्प्रेस होते हैं। नहीं, आई मुझे भी डोंट नहीं पता है क्या हम लोग भी इम्प्रेस होते हैं आप लोगों के सवालात सुन के, और डॉक्टर साहब के जो एक्सप्रेशन है वो बड़े एपिक। इरम जी थोड़ा सा आप बताइए, सैल्मन होता क्या है? सैल्मन सैल्मन ये जो फिश के है ना, फिश ऑयल, किसी जमाने में आपको याद है कि जी जी उसकी बड़े गोलियां पुराने खाया जमाने करते से थे हम। सालमन फिश भी होती है, ये मुझे बड़ा पता है। हाँ, यूज किया हाँ, जा रहा है। हाँ, तो हाँ। अब इसको डिफरेंट फॉर्म्स में पीडीआरएन में और मुख्तलिफ चीजों के थ्रू इंजेक्ट किया जा रहा है ना आजकल। तो ये ट्रेंड तो बहुत चल रहा है, ठीक क्या है। इसका इतना बेनिफिट है जितना इसका शोर मच हम रहा है? इरम जी से बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर इरम जी से बात तो नहीं कर रहे ना? डॉक्टर की बेगम तो हो सकती हूँ ना। वेरी Good गुड one, good one. That Good. was very nice. Good. I like Thank it. you so much, Thank you. Arun ji. सलामत Thank रहे। you so much for calling. अच्छा, एक तो ये कि माशाल्लाह, very well. ये वो सवाल प्लांटेड सवाल नहीं था। हाँ। और इन्होंने खुद इसके बारे में रिसर्च की। इसको कहते हैं पीडीआरएन। हाँ, दो तरह के स्किन बूस्टर्स हैं स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। एक वो हैं कि जिनकी बेस हाइलोनिक एसिड है। हाइलोनिक एसिड की वही बेस है जो फिलर की है, लेकिन वो नॉन क्रॉस लिंक्ड होता है, वो लिक्विड ही होता है। ठीक वो है। स्किन में अंदर जाके स्किन को हाइड्रेट करता है। दूसरा पीडीआरएन है। पीडीआरएन जिस तरह से ये मैडम कह रही थी, ये इसका ओरिजिन जो है ना वो सामन का डीएनए है। सामन एक फिश है जी। कि जिसका डीएनए को इन्होंने रिफाइन किया है, और हर वो स्किन की कंडीशन की जिसमें रीजनरेशन या रिजुविनेशन रिक्वायर्ड है, वो डीएनए स्किन के अंदर इंजेक्ट होके वो डिफरेंसेस लाता है। सामन डीएनए या पीडीआरएन जिसको हम कहते हैं, इसकी इंडिकेशन फेस पे वो तमाम कंडीशंस हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक जैसे कि रेडनेस आती है रोजेशिया में, एक्नी स्कार्स में, या और कीलॉइड्स बने हुए हैं, या आपके ना बहुत ज़्यादा एजिंग है, तो ये जो सामन डीएनए है ये उनको कोलेजन ठीक को करता है, स्टिमुलेट ठीक है। करता, कोलेजन को स्टिमुलेट है, करेगा। और वो ही एंटी एजिंग एंटी रिंकल इफेक्ट लेके आता है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जिस तरह पुराने ज़माने में हम कॉड लिवर ऑयल की गोलियां खाते थे या समथिंग लाइक दैट, तो उनको कंज्यूम करना बाय माउथ वक्त से पहले करना शुरू कर देना कि आपको एजिंग आए और आप ये इंजेक्टेबल्स लगाएं, वो शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, या वो भी उसका काम करेगा रिजुविनेशन का? बट देन यू ऑलरेडी हैव दोस थिंग्स विद यू, हाँ, तो हाँ। एक्सट्रीम पे हो जाएगी नहीं? नहीं, देखें हर चीज़ का अपना अपना रोल है। ठीक है। डाइट का भी रोल है, मल्टीविटामिन्स का भी रोल है, और मैं तो एक अक्सर पेशेंट को कहता हूँ कि आफ्टर 40 आपको 3-4 मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए। मतलब आपको मल्टीविटामिन्स खाने में कोई मसला नहीं है। हुमायूं आप शुरू हालिमा, कर मेरे दो। ख्याल है तुमने शुरू किया है। आप करोगे तो फिर पीछे पीछे जिसमें ना 3-4 साल बाद मैं जिसमें भी विटामिन बी भी हो, ठीक है। जिसमें सेलेनियम भी हो, बायोटिन भी हो, मैग्नीशियम भी हो, ये हर चीज़ ना अपनी अपनी जगह। और आजकल जो एक नई पॉपुलर चीज़ है वो कोलेजन है। कोलेजन सप्लीमेंट्स, लोग हमसे पूछते हैं कि कोलेजन सप्लीमेंट एंटी एजिंग का क्या रोल है उनका। तो यस, कोलेजन सप्लीमेंट का रोल है, लेकिन ये कोई भी चीज़ ये नहीं है कि आपने 2 महीने कोलेजन की, एक पीडीआरएन का ट्रीटमेंट करा लिया एंड दैट्स एनफ। आपको ना अब जो लोग चाहते हैं कि वो हसीन और खुद शक्ल लगते रहें और एज को डिफाई करते रहें, उनको ये ट्रीटमेंट्स करते रहना पड़ता है। ऑल्दो दे आर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, बट येस दोज हु कैन अफोर्ड इट दे कैन डू सही, इट। सही। और अगर आप कहें कि लेस अफोर्डिंग ट्रीटमेंट बताएं तो येस, लेस अफोर्डिंग में अ हेल्दी डाइट एंड मल्टीविटामिन्स वुड बी। ठीक है। डॉक्टर अशर, जिस तरह याहिया ने एक सवाल में कोएक्स का पूछा था, उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। हमारी एक कलीग हैं आपके सामने, ज़ैनब,
इनको पिछले दिनों Botox काफ़ी करवाया था। क्वैक्स के हाथ लगे हैं। इनको एक एक्नी की ट्रीटमेंट चाहिए थी, एक्नी उनको आ रही थी और बहुत डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाने के बावजूद उनका वो मसला हल नहीं हो रहा था। हज़ारों रुपए उन्होंने खर्च किए, स्टिल वो मसला अपनी जगह पे था बल्कि बढ़ रहा था। और फिर फाइनली एक डॉक्टर जो है वो हमारी रिकमेंडेशन पे उनके पास गई हैं, उसके बाद जाके अब इनका थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है। मुझे बताएं कि हम ये तो देखते हैं कि MBBS डॉक्टर है, मतलब लेकिन मे भी उसकी एक्सपर्टीज़ ही उसमें ना हो। MBBS करने के बाद उन्होंने किसी और चीज़ में स्पेशलाइजेशन भी की हुई होती है, फिर उनको पता लगता है कि ज़्यादा पैसा तो इसमें है और कम मेहनत है, तो वो जंप लगा के यहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो ऐसे पेशेंट्स से हज़ारों रुपया भी लेते हैं और उनको ख़राब करते हैं। एक तो आपने एक्नी का ट्रीटमेंट बताना है कि क्या PRP से एक्नी के स्कार्स ख़त्म होंगे, और दूसरा ये कि आपको कब पता लग जाना चाहिए कि ये डॉक्टर MBBS तो है लेकिन इसकी क्योंकि इसमें एक्सपर्टी नहीं है, मुझे ठीक नहीं कर सकता, मुझे अब किसी और के पास जाना है। आप अगर किसी मैंने और सरकारी पैसे अस्पताल नहीं में लगाए। गई भी हो ना तो वहाँ से आवाज़ आती है, क्योंकि ब्रेक लेनी है हमने तो आवाज़ आती है, पेशेंट जैनब नियाज़ी पेश हो। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक्नी के हवाले से और कोएक्स दोनों के हवाले से डॉक्टर साहब सवाल पूछा था। समटाइम्स नहीं आपको वो डॉक्टर सूट करता, उसकी ट्रीटमेंट ख़राब कर रही होती है। व्हाट इज़ द टाइम कि आपको एक सेशन के बाद, 2 सेशन के बाद आपको कहना चाहिए कि भाई अल्लाह हाफिज़ अब मैं किसी और के पास जा रहा हूँ? नहीं, जनरली मेरा ख्याल है कि 1 महीने का ट्रीटमेंट तो आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। देखें, यहाँ पे हमारी ना अब इस डर्माटोलॉजी की इंडस्ट्री में डर्माटोलॉजिस्ट्स और एस्थेटिक फिजिशियंस दोनों ट्रीट कर रहे हैं। जी तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एस्थेटिक फिजिशियंस को ट्रेन भी करता हूँ, जी। बट मैं कहता हूँ कि आप एस्थेटिक फिजिशियन शुड नॉट राइट ओरल मेडिकेशंस, टॉपिकली दें, क्रीम्स दें, क्योंकि उनकी डर्माटोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं, फील्ड नहीं। डर्माटोलॉजिस्ट वो है कि जिसने 4-6 साल एक फील्ड को लगाया, पढ़ाई की, एग्ज़ाम पास किए। तो ये जो एक्नी इज़ वन ऑफ द डिजीज़ेस, जी। तो द डिजीज़ेस शुड बी हैंडल्ड बाय द डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ की थोड़ी देर पहले रिगार्डिंग हेयर लॉस, मतलब एक्नी का भी एक ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट ओरल भी है, टॉपिकल भी है, सीरम्स भी हैं, ट्यूब्स भी हैं, एक बड़ी रेंज है ट्रीटमेंट की, क्योंकि एक्नी एक बहुत कॉमन इशू है। तो आप अगर किसी क्लिनिक में जाते हैं और आपको एक्टिव एक्नी है और क्लिनिक वाला आपको कहे कि अब आप PRP करा लें या हाइड्रा करा लें विदाउट गिविंग यू एनी ट्रीटमेंट, तो दैट मीन्स यहाँ गड़बड़ हो गई है। ठीक है। हाँ, अगर आपका इलाज भी हो रहा है और साथ आपको ये बताया जा रहा है कि ये इलाज के साथ साथ हेल्प करेगा हाइड्रा कराना या कोई और कार्बन फेशियल कराना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है। मेन इलाज तो शुरू करें ना। इलाज मतलब तो पहले तो अंदर से इलाज होगा, इलाज फिर तो बाहर से हाँ, उसको फिर बाहर से setting होगा। करना ब्रिगेड साहब, शुरू अब आई हैव अ क्वेश्चन, मैं बहुत देर से इसको दबा के बैठा था। जेनेरिक क्वेश्चन है, वो ये है कि ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर कोई काम करते हैं, कोई प्रोसीजर करते हैं और फिर कोई और करते हैं, पहले कोई और करता है फिर आप करते हैं। हालांकि दोनों एस्थेटिशियन है, दोनों सर्टिफाइड है, पता है दोनों बहुत मशहूर है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट कैसे है? प्रोडक्ट भी सेम है, इसमें हाथ का इतना असर होता है, या हो सकता है आपको ये नहीं पता प्रोडक्ट सेम ना हो? हाउ कैन बी वन प्रोसीजर बी डिफरेंट? इवन अ PRP, अब वो कहता है यार उस डॉक्टर से कराओ, उसकी PRP ज़्यादा अच्छी है, हालांकि लेना तो मेरा ब्लड ही है, सेंट्रीफ्यूग तो आपने मेरा ही ब्लड करना है। ये फ़र्क कैसे आता है डॉक्टर डॉक्टर में? पहले Good- PRP का good बता question, देता हूँ। good question. PRP बनाना एक जैसा नहीं होता। ओह। मतलब कोई एक सिंगल स्पिन से बनाते हैं, कोई डबल स्पिन से बनाते हैं। एक्सोसोम कैन बी यूनिफॉर्म, क्योंकि वो तो कमर्शियल आ गया, उसी को लगा दिया आपने। लेकिन PRP बनाना टेक्निकल काम है। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि हर बंदे के रिजल्ट्स, यस योर हैंड इज डिफरेंट, ये स्किल है ना जी। एस्थेटिक तो नॉलेज नहीं, आर्ट है। एस्थेटिक आपका ना सिर्फ ये कि आपके हाथ की स्किल है, बल्कि आपकी आंख की भी स्किल है। कि इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि वाई फीमेल आर becoming more and more popular as an aesthetic physicians, because they naturally have a aesthetic instinct, जो मुझे या और हमारे जैसे मेल एस्थेटिक फिजिशियंस को डेवलप करना पड़ी है, वो स्किल नेचुरली फीमेल में है। तो एक आपकी आंख देखने का स्टाइल कि आपने इसको कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ पे करेक्ट करनी है। मतलब ये नहीं है कि एक सिरिंज हर एक के हाथ में एक ही जैसा रिजल्ट देगी
आपके फेस क्योंकि मैं एग्जांपल दूं आपकी, इट्स नॉट बिकॉज सिटिंग, मैंने बहुत दफ़ा प्रोग्राम में बार बार कहा है, मैंने पीआरपी बहुत जगह से कराई थी, ठीक है। एक तो ये कि वो मेरी पीआरपी कर नहीं सकते, वो 1.5-2 घंटे लेते थे बिकॉज मुझे नीडल से फोबिया है, ठीक है। डॉक्टर अशर के पास मैं जाता हूँ, ऐसे हो जाता है मेरा काम, क्योंकि मैंने अभी हलीमा को बताया था बड़े संजीदा हो गए तो उनको बताया, तो मैं जाता हूँ, डॉक्टर अशर कहते हैं हाँ लेट जाओ, कहते हैं ठक ठक ठक, डॉक्टर साहब अच्छा बात सुने डॉक्टर साहब बात सुने, ठस ठुस ठुस किया, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, बस हो जाएगा। और मुझे ना लिटरली जो दर्द 100% होता था वो 10% होता है, क्योंकि ही डज इट सो क्विकली और कि ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है, संदिल हैं कराची से, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर अशर से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि एक आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, आप शायद मुस्कुरा देंगी इस बात पे। संदिल एक ऐसा नाम है जो मैं और डॉक्टर अशर दोनों जानते हैं, हमारा म्यूचुअल जो है हमारी उनके साथ एसोसिएशन है, हमें लगा वही है। जी डॉक्टर साहब जो है ना, ये मेरे मेंटोर भी हैं और इनसे हमने बहुत चीजें सीखी हैं। अच्छा। और इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट ऑल ऑफ आवर फैमिली। ये हमारे रोल मॉडल हैं और हमारे लिए फैमिली प्राइड है। yes. क्योंकि माशाल्लाह भाई ने जितनी अचीवमेंट लाइफ में की है वो उसके लिए उनको खुद तो क्रेडिट जाता ही जाता है, बट हम इस चीज को बहुत चेरिश करते हैं। मोस्ट डेफिनेटली ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो एक क्वेश्चन है वो ये है, जो आजकल ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट है जो हम वीडियोस में देखते हैं कि बिल्कुल गेम चेंजर सा एक इफेक्ट आता है, तो क्या ये सिर्फ वीडियोस नहीं है या वाकई ये ओरिजिनली पॉसिबल है कि हम किसी ट्रीटमेंट से? बिल्कुल ठीक है, हम पूछते हैं संदिल जी, 2 मिनट मिल जाएंगे आपके? जी शो। मैंने आपका बहुत गायबाना तारुफ सुना है और इतनी तारीफ़ें मैं आपकी सुन चुकी हूँ कि मैं चाहूँगी मैं आपसे कभी ज़िंदगी में मिलूँ। और जो दोनों सोर्सेज हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, बल्कि एक और सोर्स भी है, डॉक्टर साहिबा की जो वाइफ है वो भी है, लेकिन इन दोनों के मुंह से मैंने आपकी इतनी तारीफ़ें सुनी है कि मैं आपको यकीन करें मैं बयान नहीं कर सकती कि आप जैसी औरत ही है, मुमकिन नहीं। ये सब पेड तारीफ है, ये आप इस पे यकीन ना कीजिएगा, हो सकता है मैंने इसके लिए पैसे लगाए हों। नहीं, अगर सिर्फ हमायों करता तो मैं पैसे वाली बात पे थोड़ा सा बिलीव कर लेती, बट डॉक्टर साहब से मैं ये नहीं बिलीव कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, दिस इज एन ऑनर कि आप हमारा शो जो है वो देख रही हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जो बात आपने की है, ही इज़ नॉट रोल मॉडल फॉर इवन 1%। मैं हलीमा और हम बात करते, आज तक जो डॉक्टर आया तो हमारा ना फ्लेक्स होता है, हम कहते आप अगले डॉक्टर को जानते, कहते जी वो हमारी टीचर है। एवरीवन हैज सेड एंड ट्रस्ट मी, मैं आपके जब क्लिनिक में गया, जितनी मैंने आपकी बात तारीफें सुनी थी, मुझे लगता है वो बहुत कम थी। आप बिलीव करें, यू गो टू इस क्लिनिक और वो लोग आते हैं जो आप लिटरली, मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा अच्छा और पैसे होते हैं ना ऐसे काट देते, आप ना दीजिएगा, आप वहाँ से दवाई भी ले लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं आप फीस ना दें। हमारे साथ कराची से भी कॉल है अरूबा की। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन बंद कर दीजिए प्लीज, वॉल्यूम बंद कर दें। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आप टीवी की आवाज़ से सुन रहे हैं, हमने अपनी आवाज़ सुनी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आई थिंक आई शुड स्टॉप टॉकिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम अरूबा, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक शी वाज ऑन द टीवी। प्लीज टीवी की आवाज़ बंद करके कॉल कीजिए। ग्लास स्किन के बारे में कोरियन ड्रामाज ने तबाही मचा दी है। और मैं जिस तरह से संदर मुफ्ती कह रही थी, ये ना इट्स मोर ऑफ अ होक्स। ये ना मीडिया में ट्रेंड्स आते हैं, मतलब हमारे ना एस्थेटिक इज ऑलमोस्ट लाइक अ मीडिया। तो एक आजकल नया ट्रेंड ग्लास स्किन का है। अब उस ग्लास स्किन का ट्रेंड को करने के लिए यू पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। इतनी एफर्ट्स नहीं करनी, आपकी स्किन ग्लास स्किन डेफिनेटली हो सकती है, बट आपको सिर्फ एक ट्रीटमेंट्स पे नहीं करना तवज्जो। वही बात कि आपने अपने आप को 360 डिग्री देखना है, हाँ चेंज करना है, जिसमें आपका लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आपकी डाइट है, आपकी रूटीन है, आपकी एक्सरसाइज है। देन कम्स द ट्रीटमेंट्स। अब ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। जनरली लोगों को पोर्स खुले हुए होते हैं, अनइवन टोन होती है, अनइवन टेक्सचर होता है। हम उसके लिए माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, हम उसके लिए माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, हम उसके लिए हाइड्रोफेशियल को मुख्तलिफ
फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इवन PRP, इवन द स्किन बूस्टर्स, PDRN, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं और इन ट्रीटमेंट्स के नतीजे में काफ़ी हद तक हम एक अच्छी स्किन डिलीवर कर सकते हैं। नगेर साहब, मेरे इसी कोरियन से 2 सवाल है जो संदिल ने पूछा, मुझे उसी के 2 सवाल है, तो कॉलर भी लेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, एक आते सीरम्स, कोरियन ग्लास स्किन सीरम, एक आते कोरियन प्रोडक्ट्स। अब क्या कोरियन स्किन और हमारी स्किन में बहुत फ़र्क नहीं है? क्या कैन वी गेट दैट स्किन अगर हम उनके सीरम्स, उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करें? हमारे साथ अरूबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं अरूबा जी? कैसी हैं? जी, मेरा एक मसला था। हमारी एक करीबी रिश्तेदार है, उन्हें सिरोसिस है और उनका इस कदर ज़्यादा हो गया ये एलर्जी के कोई काम नहीं कर सकती, हाथ से बहुत ज़्यादा कट्स हैं, पैर नहीं चल सकती, ज़रा सा चलें तो फ़ौरन स्किन फट जाती है, खून रसना शुरू हो जाता है। तो वो इतनी तकलीफ दे रही है कि इधर इसमें एस्थेटिक्स में कोई ऐसा आया है इलाज के वो। सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सोरासिस की बात हाँ, करें। सोरासिस ये डर्मेटोलॉजी की बीमारी है, इट्स नॉट एन एस्थेटिक डिजीज। और इसके लिए किसी मैंने मुस्तनद कहा शायद कोई ट्रीटमेंट हो। जी बहुत वो सारे बता ट्रीटमेंट रहे हैं। बता रहे ट्रीटमेंट। अरूबा, आपने जो है ना, अभी ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक के बाद भी आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो ट्रीटमेंट्स बताएंगे आपको जो कि मुमकिन है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे यकीनी तौर पे वो ट्रीटमेंट्स होंगे और आप करा सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज ही गोज टू कराची अ लॉट। सो हम ये थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे, अरूबा के सवाल का जवाब दें, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर मौजूद है। जाने से पहले आपसे सवाल पूछा था सोराइसिस का, उन्होंने सोराइसिस से कहते हैं जी, अरूबा ने, तो व्हाट इज सोराइसिस एक स्किन कंडीशन है कि जो जेनेटिक ओरिजिन की है, जिसमें ना आपके अंदर पहले से जीन्स होती हैं बीमारी डेवलप होने की। अब सोराइसिस एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, बिल्कुल ऐसे जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर। तो इसका ना एक मुसलसल ट्रीटमेंट चाहिए और ट्रीटमेंट में खाने वाली दवाइयाँ भी हैं और लगाने वाली दवाइयाँ भी हैं। और सोराइसिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है क्योंकि ये मर्ज़ हमसे ज़्यादा वेस्ट में ज़्यादा कॉमन है। तो वो चीज़ें जो उनकी ज़्यादा कॉमन होती हैं वो उस पर बहुत काम करते हैं। तो आपको डेफिनेटली अगर आप किसी मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको आपकी कंडीशन को देख के वो कोई ऐसा नुस्खा ज़रूर बताएंगे कि जिससे फ़ायदा होगा। एंड डोंट गो टू एन एस्थेटिक फिजिशियन फॉर दिस बिकॉज इट्स अ प्योर डर्मेटोलॉजिकल इशू। अच्छा, अगर आप मुझसे यहाँ बैठे बैठे कुछ पूछना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि जो सोराइसिस के निशान हैं उनको ड्राई नहीं होने देना, उनको अपने मॉइस्ट रखना है। सादी वैसलीन लगाएं, कोई ऑयल लगाएं या कोई भी चीज़। हम आमतौर पे स्टीरॉइड ड्राई नहीं होने देना, ड्राई नहीं होने देना, उससे ज़्यादा तकलीफ, फटेंगे, क्रैक पड़ेगी, दर्द करेंगे। और वैसलीन भी काम कर लेगी उसमें, वैसलीन भी काम कर लेगी। कुछ ना करने से तो वैसलीन लगाना बहुत बेहतर है। जनरली हम ये करते हैं कि कोई स्टीरॉयड ऑइंटमेंट को वैसलीन में मिक्स कर लेते हैं ताकि ज़रा वो एक तो फैल भी जाए ज़्यादा और नुकसान भी ना करे। तो अगर हम खुद ही घर बना रहे हैं तो एक डर्मोवेट ऑइंटमेंट का एक हिस्सा लें और सादी वैसलीन के 2 या 3 हिस्से लेके उसको मिक्स कर लें और उसको एज एन ऑइंटमेंट यूज करें वंस और ट्वाइस अ डे ऑन द अफेक्टेड एरिया। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट। हमारे साथ हुमैरा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अशर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, हमें बहुत इंफॉर्मेटिव टॉक सुनने को मिल रही है और ये इनको गाए बगाए आना चाहिए ताकि हम ऐसी बातें सुनते रहें। ये आप कह दें इनको डांट के कह दें। इनको अक्सर आना चाहिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इतनी बातें पता चल रही है। क्योंकि और सबसे पहले तो मैं इनसे ये पता करना चाहूँगी कि ये जो PRP है ये हम बालों के लिए तो सुनते थे कि लोग करवा रहे हैं और इफेक्टिव भी थी, लेकिन अभी मैं सुनती हूँ कि ये PRP जो है वो स्किन के लिए भी लोग करवाते हैं जी। तो ये क्या इतनी इफेक्टिव ये प्रोसीजर होता है PRP स्किन के लिए भी, या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? ये मुझे 2-3 चीजें इससे रिलेटेड ठीक हो गया। ठीक है, परफेक्ट। आप अपने लिए सोचिए हुमैरा जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। व्हाई नॉट? आप कहाँ बेस्ड हो? इस्लामाबाद? हम जी इस्लाम बेस्ड है। हम चाहते हैं हम भी डॉक्टर अशर की तरह जरा ग्लो के साथ नजर आए। ये मैंने आज इनसे पूछा है, मैंने कहा मुझे जी 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 एक और बात
बल्कि ये हमें ये भी बताएं कि इन्होंने कौन कौन से प्रोसीजर्स करवाए हैं। हुमैरा जी आज ये आए हैं ना, जब ये बैठे हैं तो मैंने इनसे कहा मुझे बताएं, आपको देख के मुझे ये लग रहा है कि आप अच्छे एस्थेटिशियन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या आप खाते पीते अच्छा हैं, तो वो कहते हैं सब कुछ, सब कुछ। लेकिन ये अपनी सारे हमें राज बताएं कि लेकिन ये आपने बड़ी दुखती रख जो है ना वो हम सबकी पकड़ी है। हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर अर्शद यहाँ पे सच सच बता दे कि उन्होंने क्या क्या कराया ताकि हम भी वो कराना शुरू कर दें। आज ये सच बोल के जाएं कि ये क्या क्या इन्होंने करवाया ताकि ठीक हो गया। ऑनलाइन पे कुछ करवाएं। सबसे पहला ये सवाल होगा, फिर बात होगी पीआरपी के। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया हुमैरा जी कॉल करने जी खोलिए राज और बताइए, स्पिल द बीन्स, व्हाट इट इज, कैसे है ये सब कुछ? आई एम क्वाइट ओल्ड, तो इसमें हो ही नहीं सकता ये कि आप कुछ ना कराएं और आपकी स्किन फ्रेश रहे। तो यस, डिफरेंट ओकेजन्स पे मैं भी ट्रीटमेंट्स करवाता हूँ, और लेकिन साथ साथ आई पे अटेंशन टू माय डाइट, टू माय एक्सरसाइज रूटीन। तो ये सिर्फ एक चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ की, सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन के पास विजिट करें और फिर आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती जाए। सवाल आ रहा है आपके लिए, प्लीज अगर आप जवाब देना चाहें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर सर का एक दिन कैसा है, कि मुझे पता है कैसा है, तो थोड़ा सा अंदाजा है। आपका वन डे कैसा है, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आपकी मील टाइमिंग्स क्या है, शायद उससे हम कुछ सीख लें। एक तो ये कि मैं सुबह जनरली 7:30 उठ जाता हूँ। अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। फ़ौज में था तो मैं जल्दी उठता था और 7:30 तक तो मैं आर्मी के हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता था। ठीक है। तो अब मैं फिर सुबह के वक्त मेरी एक्सरसाइज रूटीन है, मैं जिम जाता हूँ, फिर तैयार होके फिर मैं अपने पहले क्लिनिक और फिर दूसरे क्लिनिक में जाता हूँ। एज फार एज माई डाइट इज़ कंसर्न्ड, आई टेक यूजली लेस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोटीन इंटेक, जिस तरह से अंडा है बॉयल, या कोई नगेट्स या कोई कबाब ले लिया सुबह, ठीक है, और शाम को भी आई प्रेफर कि मैं कोई शामी लूँ और कोई दाल और सैलेड्स खा लूँ। क्या मतलब जनरली, और फ्रूट्स किसके अलावा। डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर्स बहुत आ रहे हैं। शफकत है और उसके बाद एक और कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम शफकत जी। जी वालेकुम सलाम। Could I talk to Dr. Arshad? Please, all ears, he's all ears. Listening to you. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? How are you? Thank you very much. I would just like to ask you, and before that I would like to introduce, I am former Director General Health. Mashallah. And I just wanted to express my gratitude that you as an advisor of dermatology, could you kindly tell that why all the auxiliary like physiotherapists and all other dental surgeon and blah blah, they are doing aesthetics nowadays in Pakistan? I think this should have been done by the dermatologist. So what measures you should have adopted, and what are your achievement in this regard? How far is your progress in this regard? Thank you, Ji. Thank you so much for calling. Sahab, I don't know if he's happy or not. At least I am, and Halima is very happy that you're watching our show, and I think we have been delighted to know that. Yes, please go ahead. Callers बहुत ज़्यादा जल्दी से ये बात तो आपने पहले की कि क्वाकरी कितनी ज़्यादा हो रही है एस्थेटिक में, और डेफिनेटली इसमें इस फील्ड में MBBS और BDS के अलावा और डर्मेटोलॉजिस्ट के अलावा किसी और को एंटर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक MBBS और BDS का सवाल है, वो भी एक ख़ास ट्रेनिंग स्केड्यूल से गुजरें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलें, तब जाके वो एस्थेटिक करें, एंड देन दे शुड रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स से मुराद ये है कि हैंडलिंग द लेजर्स, डूइंग फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स, doing PRP and regenerative procedures. It does not mean कि you are treating the dermatological illnesses, क्योंकि dermatologist वो है कि जिसके पास ये knowledge है कि वो dermatological illnesses भी treat करे, and in addition he or she can do. लेकिन डॉक्टर अर्शद, मैं कभी भी किसी ऐसे बंदे से अपना कोई प्रोसीजर नहीं कराऊंगी जो डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन ना हो, चाहे आपने BDS किया हो, चाहे आपने MBBS किया हो। आई एम नॉट गोइंग। हम कनीज़ फातिमा की कॉल लेते हैं, PRP की भी पूछेंगे जो उन्होंने पूछा था। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे ना सर पे पहले थोड़ा सा एक बालचर बना था। मैंने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन किसी डॉक्टर ने मुझे ना कोई सही मेरा ट्रीट नहीं किया। लेकिन आखिरकार फिर वो करते करते ढूंढते ढूंढते वो डॉक्टर से मिली, और मेरे ना PRP के 4 सेशंस हुए हैं। तो उसका ये है कि मेरे जो बेबी हेयर है ना, वो तो काफ़ी सारे ग्रो कर गए हैं, लेकिन जो पैचेस थोड़े से रह गए हैं ना, उन पे बाल नहीं आ रहे। उसके लिए मैं क्या करूँ?
ठीक है डॉक्टर साहब जल्दी से बता दें, फिर पीआरपी पे जाएंगे। पूछना चाह जी रहे हैं? हाँ, जो बालचर, क्या आपको और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया सिवाय पीआरपी के? कोई खाने वाली दवाई कोई? नहीं, उससे पहले मुझे बहुत से डॉक्टरों ने बहुत कुछ दवाइयाँ लगाने के लिए दी, ट्यूबें दी, मिनॉक्साडिल और बहुत कुछ जो है वो दिया। मैं तो बात को मुख्तसर कर रही हूँ, इस वजह से मैंने जो है वो आपको एंड पे बताया कि मैंने पीआरपी करवाई है। जनरली ना बालचर अगर डायग्नोसिस करेक्ट है, जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी के सेल्स अपने बालों को खुद मारते हैं जी। तो इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं जनरली स्टेरॉयड लोशंस या क्रीमों से, और बाज़ दफ़ा हम जिस तरह पीआरपी ये कह रही हैं इंट्राडिजिनल डाइल्यूटेड स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशंस में स्टेरॉयड इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। पीआरपी इज़ नॉट एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया एरिएटा। जिस तरह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पीआरपी है, लेकिन बालचर का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पीआरपी नहीं है। वो तो उस सूरत में है कि जब आपको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स काम ना कर रहे हो। तो अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे भी ट्रीटमेंट की है, मतलब सही ट्रीटमेंट विद द राइट पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन उनके मामले को हल कर लेगा। डॉक्टर पीआरपी का बता दो। पीआरपी फेस की हम बात कर चुके हैं। डेफिनेटली पीआरपी फेस एक बेसिक रीजुविनेटिंग रीजनरेटिंग प्रोसेस है, और मैं बहुत पसंद करता हूँ कि साइड इफेक्ट्स है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, अगर बंदा ट्रेन नहीं है तो वो पीआरपी माइक्रोनीडलिंग करते हुए आपको कुछ टेम्परेरीली एब्रेशंस दे सकता है। ठीक है, हमारे साथ सहारे सहर है। सहारे सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सहारे सहर नाम लिया मैंने आपका, मेरी तरफ से आप सहर, हलीमा की तरफ से सहर। मैं सहर हूँ। मैंने तो सहर कहना है, मैं जबरदस्ती, फिर मैं जबरदस्ती करूँ? क्या हाल है, कैसी हैं आप? सुपर फाइन। कैसी हैं आप? सुपर फाइन, शुक्र फाइन, गुड गुड। क्या पूछेंगे डॉक्टर बिगड़ी, डॉक्टर अशद से? पहले तो आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हलीमा आप तो येलो सूट में इतनी प्यारी लग रही है, जज़ाकल्लाह सूट कर रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी बेटी मुझे पहनने नहीं देती। क्यों? भाई बस उसको नहीं अच्छा लगता। तो अच्छे ना लगे उसे, आपको तो अच्छा लगता है पहने। टॉपिक से थोड़ा हट के बात करनी है। वो ये कि मैंने पहले भी आपसे 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, अभी तक आई डोंट नो पूरी हुई है कि नहीं, क्योंकि बीच में मैं कट ऑफ थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री थी। एनीवेज वो ये था कि मेरी बेटी को है एपिलेप्सी, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 8-9 साल से हम उसकी ये बीमारी को फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर नहीं हमने छोड़ा, यानी कि किसी ने बताया कि ये सबसे अच्छा डॉक्टर है, या कोई पीरी फकीरी वाली लाइन में चले जाओ, क्योंकि कोई लोग कहते हैं भूत प्रीत है, कोई कहते हैं बीमारी है, हमें तो कुछ समझ नहीं क्या है क्या नहीं। एनीवेज इसके ऊपर प्लीज सहर आप एक सेकंड रुकिएगा। आई थिंक ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर वांट्स टू टॉक टू यू, प्लीज ओवर टू यू। एज कितनी है बेटी की? एज कितनी है? मेरी बेटी की एज जब 9 इयर्स थी तो तब फर्स्ट टाइम उसको स्कूल में फिट्स पड़े थे और वो गिर गई थी। अभी उसकी उम्र 18 साल है। 9 साल से वो ये बीमारी को फेस कर रही है, और उसे बहुत हैवी डोज दे रहे हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो 750 mg सुबह में ले रही है, 750 mg में एक्टिस्टैन के नाम से टैबलेट है जो रात में ले रही है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। अल्लाह ताला सेहत दे। अल्लाह ताला उसे सेहत दे। साहर डॉक्टर साहब आपसे कुछ और भी चीजें जो हैं वो कंफर्म करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर। एपिलेप्सी शोबा है न्यूरो फिजिशियन का, जी मतलब न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन का शोबा है, और डेफिनेटली ये होता है कि हर बंदे के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा नहीं दिया होता। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि अपने डॉक्टर को चेंज करें। मे बी दूसरे डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। इट्स बेसिकली अ मैनेजमेंट। डॉक्टर अशर, आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को अगर रिकमेंड कर दें, अगर आपको पता हो तो अभी यहाँ पे नाम लेके आप हमें कॉल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हम उन्हें कॉल बैक कर लेते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे कुछ कहा गया मेरे प्रोजेक्ट की तरफ से, बिल्कुल ही अच्छा लगा, मुझे जवाब नहीं दे सका कि आ गए हम तो ये दिस इज बैड। अच्छा जल्दी से बताइए, ओज़ेम्पिक एवरीवेयर, ओज़ेम्पिक क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या असरअंदाज है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या चीज़ है ये? आजकल ना लेटेस्ट ट्रेंड, जिस तरह मैंने कहा ना एक ट्रेंड्स बन जाते हैं, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड जो है ना वो वेट रिडक्शन का है, और वेट रिडक्शन की इस ट्रेंड में ओज़ेम्पिक एक मेजर
ब्रेक थ्रू आ गया, हाँ, ब्रेक थ्रू आ गया। ओज़ेम्पिक GLP इनहिबिटर है। ये ना इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और ख़ास तौर पे ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। लॉन्च किया गया था डायबिटीज़ मेलाइटिस में, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब दिया गया तो पता चला कि वेट रिडक्शन में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसका एक्शन सेंट्रली भी है, ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मैदे से फूड के ट्रांजिट को स्लो करता है। तो आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस का एहसास रहता है ओज़ेम्पिक के बाद कि आपका पेट भरा हुआ है। और ज़ाहिर है जब पेट भरा होता है तो आप खाते भी कम है। साइड इफेक्ट्स ओज़ेम्पिक के साइड इफेक्ट्स, क्योंकि हम साइड इफेक्ट्स जब मेंशन करते हैं तो हम वो भी करते हैं कि जो हज़ारों लाखों में भी एक हो, किसी एक को हो हाँ सके। किसी एक को। तो जनरली इसका पेनक्रियाज और थायराइड दो जगह पे इसका एक्शन है। अगर पेनक्रियाज किसी का ख़राब है, फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल कंज्यूम करता हुआ पेशेंट है, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, तो और अगर वो किसी और तरीके से तो वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं और वो भी एक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये इन द लॉन्ग रन थायराइड की प्रॉब्लम कर सकते हैं। बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है बहुत डॉक्टर कम साहब है। हमारे साथ कॉलर हैं तलत आंटी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको भी। एंड अभी आपकी टीम के तीनों अफराद और आप और बाकी सब लोगों को मेरी दुआ, और डॉक्टर साहब की खिदमत में मेरा बहुत सलाम और बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये इतने छोटे लग रहे हैं कि मैं इनको दुआएं दे रही हूँ। और डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब खैरियत से जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि आपकी जो ये प्रोग्राम जो है ना, ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा है, और सुबह तुम लोगों का डिस्कशन बहुत अच्छा था, पूरा प्रोग्राम देखा मैंने। लेकिन जो एक खास बात के लिए जो मैंने आपको फोन किया है, प्लीज वो सुन लेना। वो ये है कि आपके चैनल की जो एक पॉजिटिविटी है ना, वो जो मुझे जिसके लिए मैं वाकई आप लोग काबिल तारीफ हैं। बहुत शुक्रिया। और ये काबिल तहसीन है ये बात कि आज मुझे जो है ना, आज नहीं, इससे पहले भी आपने कहा है लेकिन मैंने आपसे कही नहीं बात, लेकिन आज आपने एक फ़ोन कॉल आई जिसमें आपने डॉक्टर साहब से डिस्कशन किया, डॉक्टर साहब ने उनसे डिस्कस किया, फिर आप लोगों ने जिस तरह से बात की है कि आप कोई डॉक्टर रेफ़र कर दें, आप यकीन करो मुझे इतनी अच्छी लगी है बात। ये क्या है? ये वो हमारे अमाल हैं, ये वो जो अल्लाह ताला से हमें बरकत मिलती है, बहुत दुआ मिलती है, और इस तरह से आप ये इंसानियत की खिदमत होती है। बिल्कुल सही है। हालांकि चैनल जो है ना बहुत सी बातों का पाबंद होता है कि हम ये नहीं चीज़ बता सकते, हम ये नहीं चीज़ बता सकते। आप यकीन करिए इस वजह मैं हालांकि प्रोग्राम सुन रही थी, मगर सिर्फ ये चीज़ सुन करके मैं आप लोगों को कॉल कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, अभी ऑन द स्पॉट आपको ये बात मिल जाए। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, हम किचन में भी चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि वो पीरों का पता है, ये पीर और मुर्शिदी का ये होता है सीन, कहते हैं कि कोई किसी का पीर हो तो फिर उसके आगे से जो उसका मुर्शिद होता है ना, अगर वो मुर्शिद जो है यानी कि वो किसी और को इन्फ्लुएंस कर दे तो वो कहता है कि तुम्हारा पीर फिर मेरा भी पीर हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये बात इसलिए करने की मकसद है कि मेरी जो मेंटोर है वो संदिल है, अगर आपको पता हो तो उनके मेंटोर ये हैं। सो आप मेरे भी पीर हैं। सो आप मेरे पीर हैं, एंड आई हैव टू अप्रिशिएट हर। शी इज वन ऑफ द अमेजिंग पीपल आई नो, एंड हैट्स ऑफ टू हर एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर हर। और मेरे ख्याल है ये इतना दिल कर रहा है कि एक उठा के खा लूँ। ये आपने जो है वो आयत की बर्थडे की खुशी में बनाया? आयत की बर्थडे की खुशी पे नहीं बनाया था, ये बस ऐसे ही क्योंकि मीठा है जुम्मे को बनता है तो मैंने बना दिया। और वो आइसिंग थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कपकेक्स गर्म थे और मैं दिखाना चाह रही थी कि मैंने आइसिंग बनाई है। वो बटर से बनी हुई होती है तो वो मेल्ट हो रही है, तो एक मैंने सादे रख ली। अब जैसे ही ठंडे होंगे तो मैं इनको आइसिंग कर लूंगी। आपको मेरी दोस्त ने कहा था आयत की बर्थडे, ताकि हम हैप्पी बर्थडे टू यू कर ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday dear Ayat, happy birthday to you. May you have many more, माशाल्लाह। तो जिसलिए कहा था मेरी डॉक्टर साहब आप बहुत क्यूट हैं क्योंकि आपने पूरा हमारे साथ गाया है। वेरी नाइस। आयत बता, चले जल्दी से करें, कॉल्स बहुत ज्यादा है हमारे पास, वो भी लेनी है। यहाँ पे बनोफी कपकेक की मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे आइसिंग की भी रेसिपी बताऊंगी और साथ में इसकी मेकिंग की भी। यहाँ पे गोल्डन सिरप आप बनाना चाहें तो बना लें, जो ब्राउन शुगर से बनता है। आधा खाने के चम्मच इसमें डालना है, मक्खन 15 ग्राम डालना है, और बिस्किट जो भी डाइजेस्टिव मिल जाते हैं वो 85 ग्राम्स जो आपने इसमें ऐड करने हैं। और इसको आपने कपकेक लाइनर
इसके बेस में बिछा देना है, ठीक है। फिर आपने कपकेक के लिए मक्खन जो है 65 ग्राम लेना है, मैदा 70 ग्राम लेना है और सोडा जो है 1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगा और कैस्टर शुगर 50 ग्राम जाएगी, शक्कर इसमें 10 ग्राम और केला 1 अदद मैश किया हुआ जाएगा, अंडा भी 1 अदद जाएगा और दूध आधा खाने के चम्मच। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और आपने ये कपकेक में जो है फिल कर देना है 1-1 स्कूप। और इसकी जो आइसिंग है, जो टॉफ़ी बटर क्रीम जिसको मैं कहती हूँ, मैंने बनाई है वो मक्खन 100 ग्राम मैंने इसमें अनसॉल्टेड यूज़ किया है, उसके अंदर दूध 1 खाने का चम्मच गया है और चीनी जो आइसिंग शुगर है वो 225 ग्राम इसके अंदर गई है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करके जो है बटर क्रीम बना लिया है। आपने जो ओवन है 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लेना है, ऊपर वाला रॉड और नीचे वाला दोनों ऑन कर लेने हैं और आपने इसको 15 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। जो रेसिपी है ये 12 कपकेक्स 6 कपकेक्स से बन जाएंगे। परफेक्ट। हमारे साथ सबा जी कॉल पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सबा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चलिए सबा जी? बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने बहुत ही एक अहम बंदे को बुलाया हुआ है, माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत ही अच्छा है कि आप अच्छे लोगों को ना इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमने कुछ ज्यादा ही अच्छे को बुला लिया। लोगों का कंसर्न है ना, लोगों का तो मुझे लग रहा है आज के शो में सिर्फ ये कंसर्न है कि डॉक्टर अशर क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू। मैंने हमारा भी कंसर्न है। क्या कहेंगे सबा साहब, आप जल्दी से बोलिए। जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं ना, मेरी उम्र 65 है, ठीक है, तो क्या मैं इस उम्र में अगर हेयर ट्रांसप्लांट करूं तो कोई इससे कोई डिसएडवांटेज? क्या बात है, आई लव इट, आई लव इट साहब, कॉलिंग बहुत अच्छा, सलामत रहे। जल्दी से आपने जवाब देना है। व्हाई नॉट जी, कोई भी एज हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नामुनासिब नहीं है। उसके लिए बाल हो, हाँ, एक तो ये कि डोनर एरिया होना चाहिए, दूसरा ये कोई ऐसी मेडिकल इलनेस नहीं होनी चाहिए कि जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। अच्छा। जिसमें नंबर 1 हाइपरटेंशन है कि, और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर यही 2 प्रॉब्लम्स हैं जो इस एज में लोग सफ़र कर रहे होते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल करें, देन यू कैन कंसल्ट योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और बिल्कुल करना चाहिए, ज़िंदगी इंसान एक ही दफ़ा है और कोई एज में आप बूढ़े नहीं हो रहे। आपको अपने आप को यंग एट हार्ट समझना चाहिए, चाहे आप 65 के हैं, चाहे आप 70 के हैं, आपका दिल चाह रहा है आज आपने बहुत कंफ्यूज किया। अभी हमारे पीसीआर वालों को पहली बार कंफ्यूज किया, कॉल ले ना ले, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन बगैर साहब और कुछ आप यहाँ से लेकर जाए ना जाए, आज आप नजर जरूर लेकर जाएंगे। आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला वैसे ही सलामत रखे। ज़ैनब थैंक यू, हलीमा थैंक यू, बगैर साहब हमेशा इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड व्हाट एन एक्साइटमेंट एंड फैमिलीज है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला मंडे को। आपका वीकेंड बहुत सारा अच्छा गुजरे, हमारा तो अच्छा गुजर गया है, आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।